हेलो, नमस्ते एंड वेलकम। आपका स्वागत है न्यूज़पेपर एनालिसिस में। और आज हम 5 जनवरी का न्यूज़पेपर करेंगे। आपको लग रहा होगा कि हम एक दिन पीछे क्यों चल रहे हैं। एक्चुअली मुझे 6 का रिलीज़ करना था और 5 वाला जो पेपर था वो इतना लंबा था मुझे भी काफ़ी टाइम लग गया इसको एनालाइज करने में। और इसमें इतने सारे न्यूज़ आर्टिकल्स थे अलग अलग फील्ड से रिलेटेड। इसमें आपको आज कैंसर ट्रीटमेंट से रिलेटेड क्या नई टेक्निक आ रही है वो पता लगेगा। ठीक है। एक एग्रीकल्चर का बहुत ब्यूटीफुल आर्टिकल है जो अशोक गुलाटी जी ने लिखा है, जो मैं मिस नहीं कर सकती थी। ठीक है। फिर एक आर्टिकल आपका आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस में है। इकोनॉमी में देखोगे तो आईपीओ से रिलेटेड है। अगर आप वर्ल्ड की बात करोगे तो वेनेजुएला के अपडेट से लेकर कहाँ कहाँ पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी चल रही है, क्यों चल रही है, उस सब के ऊपर आर्टिकल्स है। तो इन शॉर्ट अगर मैं कहूँ तो आज का न्यूज़पेपर मुझे ऐसा लगता है कि बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसमें जितने भी सब्जेक्ट्स आप पढ़ते हो, पॉलिटी, इकोनॉमी, साइंस, एनवायरनमेंट, सबसे रिलेटेड आपको कुछ ना कुछ इस आर्टिकल में मिल जाएगा, इस पेपर में मिल जाएगा। ठीक है। तो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम, बिकॉज न्यूज़पेपर एनालिसिस काफ़ी लंबा हो सकता है, तब हम शुरू करेंगे। आइए शुरू करते हैं पहले आर्टिकल से। आई डोंट थिंक इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट न्यूज़ इस वक्त कुछ है कि जो वेनेजुएला के प्रेसिडेंट है, उनकी जो फर्स्ट वाइफ है, उनको बेसिकली यूएस ले जाया गया है और वहाँ पे अब उन पे चार्जेस लगाए जा रहे हैं। करेक्ट है ना। देखो, मैंने आपको ये चीज़ कल भी बताई थी कि अब इस पे क्या होता है कि कभी भी कोई इंसिडेंट होता है, जैसे यूएस ने जो किया है, इस पे बहुत सारे देश अपनी टिप्पणी देंगे। तो मैंने आपको बताया था कि जैसे ब्राज़ील हो गया, रशिया हो गया, चाइना हो गया, है ना। आपके ये सारी कंट्रीज़ जो है एकदम ही अगेंस्ट में आ गई हैं। वो बोल रही है कि इंटरनेशनल रूल्स बेस्ड ऑर्डर जो होता है, रूल बेस्ड इंटरनेशनल ऑर्डर हो गया, इंटरनेशनल लॉ हो गया, यूनाइटेड नेशन चार्टर हो गया, इन सब की धज्जियां उड़ चुकी हैं। ठीक है। यूरोपियन कंट्रीज अगर आप देखोगे, या फिर इंडिया की अगर मैं बात करूँ, क्योंकि वो यूएस के साथ एक ट्रेड डील में इन्वॉल्व होना चाहता है, तो ये जो कंट्रीज और ईयू जो है वो यूएस का मतलब अलाय रहा है हमेशा से। तो आप देखोगे इन्होंने कैसा बोलेंगे कि ये डीप कंसर्न है, आपको यूनाइटेड नेशन चार्टर के प्रिंसिपल्स फॉलो करने चाहिए, आपको जो भी इंटरनेशनल लॉ है उसको फॉलो करते हुए पीस मेंटेन करना चाहिए, रीजनल स्टेबिलिटी को लाना चाहिए, आपको बस इंश्योर करना चाहिए कि रीजन जो है वो डीप क्राइसिस में ना फंसे। तो यही चीज़ वो बता रहे हैं कि कैसे इंडिया ने बहुत ही एक वेग सा डायलॉग दिया है, डिप्लोमेटिक डायलॉग है। ठीक है। डीप कंसर्न नीडेड फॉर डायलॉग, ये वाला चीज़ हो जाएगा कि डायलॉग बेस्ड मैकेनिज्म इस्टेब्लिश करना चाहिए जो भी इसमें इन्वॉल्व है, ताकि पीस और स्टेबिलिटी आ सके रीजन में। ठीक है। तो वही चीज़ मैं बता रही हूँ कि इसमें डिपेंड करता है कि आप कौन सी साइड ऑफ द टेबल पे हो, क्योंकि डिप्लोमेसी में क्या होता है, आपके मैटर करता है कि आपका स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट क्या है। ठीक है। चाइना अगर आप मैं बोलूँ तो चाइना तो आपको पता है कि खुद में सफिशिएंट है, और यूएस और चाइना की वैसे भी नहीं बनती है। तो चाइना ने तो सीधे सीधे बोल दिया यूएस को कि एक बार तो आप कम से कम मदुरो और उनकी वाइफ को रिलीज़ करो, और जो भी आपके प्रॉब्लम्स हैं इनके साथ, आप इसको निगोसिएशन से, डायलॉग से, उससे सॉल्व करो। ठीक है। उन्होंने बेसिकली बोला कि आप ऐसे किसी की कंट्री से उठा के किसी को ले जा नहीं सकते हो, क्योंकि क्लियर वायलेशन है। चाहे यूनाइटेड नेशन चार्टर की बात करो, चाहे आप इंटरनेशनल लॉ की बात करो, चाहे आप बेसिक नॉर्म्स की बात करो, डिप्लोमेसी या फिर इंटरनेशनल रिलेशंस की। ठीक है। अब पर वही है कि जैसे साउथ अफ्रीका हो गया, तो साउथ अफ्रीका आपको पता है कि यूएस का अच्छा खासा पार्टनर है, लेकिन उन्होंने फिर बोला है कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल जो है, जो बॉडी है जो मेंटेन करती है इंटरनेशनल पीस एंड स्टेबिलिटी हो जाएगा, ऐसी सब चीज़ों पे उसका क्या कमेंट है, उसको अर्जेंटली हरकत में आना चाहिए, उसको कन्वीन करनी चाहिए मीटिंग और एड्रेस करना चाहिए पूरी सिचुएशन को। ठीक है। अब ये पूरा आपको पता है कि जब से ये हादसा हुआ है तब से बहुत सारे लोग जो हैं, बहुत सारे राइटर्स जो हैं वो ये बता रहे हैं कि ऑपरेशन कैसे हुआ, इसको करने में मंथ्स लग गए, पूरी प्लानिंग थी, ब्रीफिंग हुई, डीब्रीफिंग हुई, रिहर्सल्स हुए। जहाँ पे रहते हैं मदुरो जी, उनके घर का एक मॉक मतलब इससे घर टाइप बनाया गया था, उसमें बार बार प्रैक्टिस करते थे। जो फोर्सेस थी, डेल्टा फोर्सेस थी, यूएस की एलीट फोर्सेस, सीआईए और बाकी मिलिट्री की मदद से वो प्रैक्टिस करती थी कि कैसे अंदर जाएंगी, कैसे उठाएंगी, कैसे वापस आएंगी। ठीक है। तो बहुत चीज़ें थी। और मंथ्स पहले से ही आपको पता है कि यूएस ने करेबियन सी में ये कह के कि ड्रग ट्रैफिकिंग हो रही है, बहुत सारा आप देखोगे नार्को टेररिज्म बढ़ रहा है, ड्रग स्मगलिंग हो रही है, इस चक्कर में उन्होंने अपने एयरक्राफ्ट, मिलिट्री जेट्स हो गए, या फिर एयरक्राफ्ट कैरियर्स वगैरह हो गए, है ना, फाइटर जेट्स हो गए, ट्रूप्स हो गए, वो सारे करेबियन सी में वेनेजुला के आसपास ऑलरेडी आप देखोगे तैनात कर दिए थे। और किसी को ये लग नहीं रहा था कि वो वेनेजुलन प्रेसिडेंट को उठाने के लिए, सबको ये लग रहा था कि अच्छा मतलब यहाँ पे बस ये हैवी मिलिट्री प्रेजेंस दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। बट ऑब्वियसली जब आपने सारे एसेट्स यहाँ पे खड़े कर लिए हैं, तो फिर ऐसा ऑपरेशन करने में ज़्यादा दिक्कत नहीं आती है। बट स्टिल इतना बड़ा ऑपरेशन करना कोई आसान बात नहीं है। ठीक है। तो अब है ना, दो शब्द हैं जो आपने कंटिन्यूसली सुने होंगे, एक है ऑपरेशन सदर्न स्पीयर, ठीक है, और एक है आपका ऑपरेशन एब्सोल्यूट रिजॉल्व। ये दोनों शब्द सुन लो, एक है ऑपरेशन सदर्न स्पीयर और एक है ऑपरेशन एब्सोल्यूट रिजॉल्व। तो ये जो ऑपरेशन सदर्न स्पीयर है, ये बेसिकली जो करेबियन सी में नार्को टेररिज्म, ड्रग ट्रैफिकिंग, स्मगलिंग के अगेंस्ट जो यूएस ने मतलब इतने सारे
फाइटर जेट्स और मिलिट्री मूवमेंट्स और ट्रूप्स और वहाँ पे किलिंग्स वगैरह करी थी, ठीक है, उसको बोलते हैं ऑपरेशन सदर्न स्पेयर, ठीक है। और ऑपरेशन एब्सोल्यूट रिजॉल्व है जो उन्होंने अभी किया है, 3 जनवरी को उन्होंने जो वेनेजुएलन प्रेसिडेंट को वहाँ से हटाया है, उनके राष्ट्र से निकाल के उनको यूएस लेके आए हैं, उसको वो बोलते हैं ऑपरेशन एब्सोल्यूट रिजॉल्व, ठीक है। तो ये 2 नाम अभी काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में थे, तो यही यहाँ पे बता रखा है। अब देखो हुआ क्या था कि ट्रम्प जी के स्टेटमेंट तो बहुत वीक से थे कि वो आगे करेंगे क्या वेनेजुएला को। उन्होंने बोला कि ये ऑयल रिच कंट्री है, यहाँ पे हम अपनी ऑयल कंपनीज को भेजेंगे, वही बेसिकली यहाँ पे जो ब्रोकन इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको बनाएंगी, यहाँ से ऑयल ड्रिल करेंगी, ठीक है, इससे जो रेवेन्यूज़ आएगा इससे यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर और ये सारी चीज़ें बनेंगी। तो कहीं ना कहीं वो इंडिकेट कर रहे थे कि भाई यूएस जो है वही वेनेजुएला रन करेगा। बट आपको पता है यूएस ने जब जब भी करने की कोशिश करी है पहले, चाहे वो वियतनाम वॉर में वियतनाम के साथ हो, इराक के साथ हो, सीरिया के साथ हो, अफगानिस्तान के साथ हो, है ना, हर जगह वो फेल हुआ है। तो इसलिए कहीं ना कहीं लोगों को बहुत ज़्यादा डर लग रहा था कि ऐसा नहीं हो कि वेनेजुएला में भी अब जो यूएस ने कर दिया जो कर दिया, लेकिन यहाँ पे अगर कोई ढंग की सरकार नहीं बनी और यूएस ने बेसिकली अपने ट्रूप्स के थ्रू उसको रूल करना चाहा, तो हो सकता है कि यहाँ पे भी फिर सिविल वॉर, है ना, इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट हो जाएगा, मतलब आर्म्ड रेजिस्टेंस वगैरह वो सारी चीज़ें ना हो जाए, रीजन पूरा इंस्टेबिलिटी में ना चला जाए, ठीक है। अब हुआ क्या है, वेनेजुएला में ना 2 इंपॉर्टेंट फिगर्स हैं। देखो वेनेजुएला की कहानी में ना वैसे अगर आप देखोगे 3-4 ही बहुत इंपॉर्टेंट लोग हैं जो आपको याद होने चाहिए। एक तो है ह्यूगो शावेज, ठीक है, ये कहीं ना कहीं आप बोल सकते हैं उनको पितामह बोलते हैं वेनेजुएला की जो सोशलिस्ट मूवमेंट है, उनकी जो लेफ्टिस्ट आइडियोलॉजी है, क्योंकि वो लेफ्ट की तरफ लीन करते हैं। ये इन्होंने बेसिकली एक चाविज्मो करके एक लेफ्टिस्ट आइडियोलॉजी वाला पूरा चीज़ था, वो इन्होंने फैलाया था, ठीक है। ये बेसिकली जो अभी निकोलस मदुरो है जिनको यूएस ने किडनैप किया है, ये इनके मेंटोर भी थे, ठीक है। तो ये 1990s में पावर में आए थे, ये बेसिकली अपना करिश्मा फैला रहे थे वहाँ पे पॉलिटिकल लीडरशिप के लिए। 1992 में इन्होंने एक मिलिट्री कू करने की कोशिश करी थी, लेकिन वो फेल हो गया था, उसके बाद ये जेल चले गए। जब ये जेल चले गए तब निकोलस मदुरो, ठीक है, और उनकी जो अभी वाइफ है सीलिया फ्लोर्स, है ना, ये दोनों ही आप देखोगे ह्यूगो शावेज के बड़े फैन थे, इनको फॉलो करते थे, और इनकी आइडियोलॉजी को जिंदा रखना, इनके आइडियाज़ को फैलाना, लेफ्टिज्म की तरफ हम देख रहे हैं लोगों को ले जाना, इन्होंने बहुत मदद करी, ठीक है। ये जेल में रेगुलरली विजिट करते थे, ये दोनों भी लॉ मेकर्स थे, ये एमएलए की तरह, मतलब एमपी की तरह जैसे अपना होता है ना मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, ये भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की तरह इलेक्ट होते हैं। और ये फिर आप देखोगे ह्यूगो शावेज 1999 के आसपास प्रेसिडेंट बनते हैं, तो ये दोनों भी फिर आप देखोगे उनके मतलब क्लोज एड में से माने जाते थे। फिर आप देखोगे 2013 में ह्यूगो शावेज जी की डेथ हो जाती है। उस समय निकोलस मदुरो जी जो थे वो थे वाइस प्रेसिडेंट, ठीक है, तो वो बन जाते हैं बेसिकली देश के प्रेसिडेंट है, ओके। और सीलिया फ्लोर्स उनके साथ, मतलब सीलिया फ्लोर्स और निकोलस मदुरो की भी शादी 2013 में ही होती है। सीलिया फ्लोर्स जो मतलब लेके गए हैं, तो बहुत सारे लोग ये क्वेश्चन कर रहे थे कि भाई निकोलस मदुरो को ले जाते, सीलिया फ्लोर्स को छोड़ जाते, क्योंकि वो तो फर्स्ट लेडी है। बट आपको पता होना चाहिए कि सीलिया फ्लोर्स कोई नॉर्मल फर्स्ट लेडी नहीं है कि वो जिस सिर्फ एक वाइफ है, वो बेसिकली बहुत एक्टिवली इन्वॉल्व है। इनफैक्ट शी इज़ द कंट्रोलर पूरे जुडिशरी सिस्टम का, और उन्होंने अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स को एकदम जो भी हाई पोस्ट वगैरह है ना वहाँ पे सब बैठा रखा है, ठीक है। तो कई लोग ऐसा बोलते हैं जितना भी वेनेजुएला में करप्शन चल रहा है, उनके जो जुडिशरी सिस्टम चल रहा है, उसका पूरा अल्टीमेट कंट्रोल जो है ना वो सीलिया फ्लोर्स के पास ही है। ये बहुत ही प्रोमिनेंट फिगर है, बहुत लंबे टाइम से आप देखोगे गवर्नमेंट में इन्वॉल्व है, पहले ह्यूगो शावेज के साथ, फिर आप देखोगे निकोलस मदुरो जी के साथ। इनफैक्ट निकोलस मदुरो जी की जो पावर बनाए रखना है, जो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी लाए रखनी है, जो अपने नेटवर्किंग बनाए रखनी है, पूरा जो स्पाई सिस्टम है ना, सब कुछ आप देखोगे सीलिया फ्लोर्स ही चला रही है, ठीक है। अभी तक निकोलस मदुरो के खिलाफ, क्योंकि इतना करप्शन था, इन्फ्लेशन था, अनएम्प्लॉयमेंट था, इतनी सारी वेनेजुएला की आप देखोगे पूरी इकनॉमी नीचे ढप जा रही थी, लेकिन उनके खिलाफ कोई मिलिट्री कू नहीं हुआ, उनके खिलाफ आप देखोगे कोई तख्ता पलट नहीं हुआ। उसमें सीलिया फ्लोर्स का बहुत बड़ा हाथ रहा है, ठीक है। तो सीलिया फ्लोर्स एक नॉर्मल फिगर नहीं है, वो बल्कि एक प्रॉपरली एम्बेडेड पॉलिटिकल फिगर है, इसलिए कहीं ना कहीं निकोलस मदुरो सीलिया फ्लोर्स दोनों को आप देखोगे यूएस वापस लेके गए हैं। समझ में आया। तो अब अगर वेनेजुएला में अपन ने 2 लोगों के बारे में तो पढ़ लिया, और 2 लोग और हैं जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए। देखो एक तो थे ह्यूगो शावेज, निकोलस मदुरो और सीलिया फ्लोर्स, ठीक है, ये 3 हो गए। अब तीनों तो है नहीं, ह्यूगो शावेज की डेथ हो गई और ये दोनों को यूएस ले गए। तब ऑब्वियस चॉइस जो यूएस के पास बचती है वो है कि अभी जो निकोलस मदुरो के टाइम पे जो वाइस प्रेसिडेंट है, ठीक है, डॉल्सिया रॉड्रिगीज, इनको या तो प्रेसिडेंट बनाने की, या फिर जो एक ऑपोजिशन पार्टी है, ठीक है, उसकी है मरिया कॉर्निया मकानो, ठीक है, जिनको नोबेल पीस प्राइज भी मिला है। मतलब वो ऑपोजिशन की लीडर हैं, और जो ओपनली यूएस को प्रेज भी करती थी, ट्रम्प को नोबेल पीस प्राइज भी दिलवाना चाहती थी। मतलब कैसे वो ओपनली ट्रम्प के साथ आ गई और वो कहीं ना कहीं उनको सपोर्ट करी थी। तो एक ये थे ऑब्वियस चॉइस, लोगों को लग रहा था कि यही होंगी क्योंकि ट्रम्प को प्रेज कर रही हैं, ये सारी चीज़ें हैं। बट
ट्रम्प साहब ने जो वाइस प्रेसिडेंट हैं डॉल्सिया रॉड्रिगीज, उनको बेसिकली इंटरिम गवर्नमेंट संभालने को कहा है। ये उन्होंने इसलिए कहा क्योंकि ये जो है वेनेजुला की ऑयल मिनिस्टर हैं, ठीक है। और ये जिस तरीके से ऑयल को हैंडल कर रही है, इवन तो यूएस ने इतने सैंक्शंस लगाए थे, इनका प्राइवेट सेक्टर से काफ़ी बड़ा रिश्ता रहा है, प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइजेस को भी चलाया है इन्होंने। तो इसलिए आप देखोगे ट्रम्प इतने इम्प्रेस, उन्होंने बोला कि यही चलाएंगी, ठीक है। तो ये दो लेडीज़ हैं जिनके नाम आपको पता होने चाहिए, ताकि आपको पूरा इशू समझ में आ सके, ओके। तो यही चीज़ें यहाँ पे लिखी हैं जो आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं, मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। और ऑब्वियसली चाहे अपॉइंटेड गवर्नमेंट, चाहे कोई भी चलाए, इंटरिम गवर्नमेंट चाहे कोई भी चलाए, ये ट्रम्प ने सीधी सीधी धमकी टाइप की दी है कि अगर आपने वो नहीं किया जो राइट है, मतलब जो उनके हिसाब से राइट है, तो ऑब्वियसली यू विल बी थ्रोन आउट ऑफ द पावर सून, ठीक है। और ये मैं बता रही थी कि सीलिया फ्लोर्स जो है वो सिर्फ फर्स्ट लेडी नहीं है, बल्कि वो मोस्ट पॉलिटिकली इंपॉर्टेंट और पावरफुल फिगर है, ठीक है। उन्होंने पूरा जुडिशरी सिस्टम शेप किया है, उन्होंने इंस्टीट्यूशंस को अपने रिलेटिव्स और लॉयलिस्ट एम्बेड किया है, बहुत सारे करप्शन से इतनी वेल्थ तमाश करी है कि पूरी कैरकास की जो लग्जरी ट्रीट है वो उनके और उनके रिलेटिव्स के पास ही है, ओके। इसके अलावा अगर आप देखोगे मतलब बहुत सारे लोग उनकी पावर से डरते हैं, स्ट्यूट करते हैं, ठीक है, श्रूड हैं, वो बोलते हैं कि वो ज़्यादा श्रूड है मदुरो से। एंड सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये है कि यही मैं बता रही थी कि कोई भी जुडिशरी ने ऐसा जजमेंट नहीं दिया जहाँ पे वेनेजुएलन गवर्नमेंट को कोई पेनल्टी लगी हो, तो इसमें भी आप देखोगे इनका सीलिया फ्लोर्स का बहुत बड़ा हाथ है, ठीक है। तो ये पूरा इशू था वेनेजुला के बारे में जो इतने टाइम से चल रहा था, तो आपको लगा था कि इस पर अपडेट दे देती हूँ, तो पूरा चीज़ मैंने आपको बता दिया है। अभी तक फिलहाल यही हुआ है। फिर आप देख लोगे एक बड़ी न्यूज़ आती है, होता क्या है, आपको पता है आईपीएल के भी ऑप्शंस चल रहे हैं, ठीक है। तो आईपीएल के ऑप्शंस में होता क्या है कि देश विदेश से कोई भी जो प्लेयर्स होते हैं उनका एक ऑप्शन का पूल बनता है कि ये लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं, और उसके बाद कोई भी जो फ्रेंचाइजीज हैं जो आईपीएल में पार्टिसिपेट कर, जैसे कोलकाता नाइट राइडर्स हो गया, है ना, चेन्नई सुपर किंग्स हो गया, कोई तक, तो ये फ्रेंचाइजीज जो होती है बेसिकली इस ऑप्शन पूल में से प्लेयर्स को खरीदती है। अब इस ऑप्शन पूल में बांग्लादेश के भी एक प्लेयर थे, ठीक है। और मतलब उनका भी नाम इसमें था। तो कोलकाता नाइट राइडर्स ने बांग्लादेश के एक प्लेयर जो थे उनको यहाँ से खरीदा। उसके बाद पूरा ह्यू एंड क्राई मिल गया, क्योंकि बीसीसीआई ने, जो अपना बोर्ड ऑफ क्रिकेट कंट्रोल इन इंडिया है, उन्होंने बेसिकली कोलकाता नाइट राइडर्स को बोला कि आप बांग्लादेश के जो ये प्लेयर आपने लिए हैं इनको बाहर निकालिए, क्योंकि बांग्लादेश में जो हिंदूज के खिलाफ हो रहा है उसको हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, और बांग्लादेश के कोई भी प्लेयर को हम आईपीएल में पार्टिसिपेट नहीं करने देंगे, ठीक है। उन्होंने बेसिकली मना किया, तो कोलकाता नाइट राइडर्स ऑब्वियसली प्रेशर में आया और उन्होंने उसको निकालने के लिए कहा। अब होता क्या है, इनको लग रहा था कि बांग्लादेश पे प्रेशर बना पाएंगे, बांग्लादेश ने उल्टा किया है। जो बांग्लादेश का क्रिकेट बोर्ड है बीसीबी, उन्होंने बेसिकली अब इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल जो आईसीसी होता है उसको लिखा है और ये कहा है कि वो जो वर्ल्ड कप के मैचेस इंडिया में होने वाले थे उनको प्लीज शिफ्ट कराइए, क्योंकि उनको सेफ नहीं लगता कि उनके एक प्लेयर को जब वो लोग सब मतलब इंडिया आने नहीं देना चाह रहे हैं, तो हम तो फिर पूरी इंडिया में जाके पूरी की पूरी कंट्री हमारे खिलाफ है, तो हमारे प्लेयर सेफ नहीं होंगे। तो कृपया सारे मैचेस जो है वो श्रीलंका, जो को होस्ट है श्रीलंका, उसमें शिफ्ट किए जाएं, क्योंकि सेफ्टी और सिक्योरिटी कंटिजेंट की उसमें उनको दिक्कत हो रही है। और साथ में आप देखोगे उन्होंने मना कर दिया है कि वो इंडिया के साथ कोई भी मैच अभी नहीं खेलेंगे। तो जो चीज़ हमें प्रेशर करनी चाहिए थी, इनफैक्ट अब देखोगे आईसीसी में बीसीबी ने हमारे ऊपर मतलब वो एक तरीके से हमें प्रेशर में डाल दिया है। तो उन्होंने साफ मना कर दिया है कि बांग्लादेश की कोई नेशनल टीम जो है वो इंडिया ट्रैवल नहीं करेगी कोई भी टूर्नामेंट के लिए करंट कंडीशंस के अंदर, ठीक है। और इसके पहले भी आपको पता है, क्योंकि बांग्लादेश में जब से आपको पता है तख्ता पलट हुआ है, शेख हसीना जी हमारे साथ रह रही है, फिर हमारे ऊपर इतना सारा प्रेशर बनाया गया प्रत्यर्पण ट्रीटी के तहत कि आप है ना इनको, एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी के तहत कि आप इनको वापस भेजो। इंडिया ने ऑब्वियसली एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी में जो ये पॉलिटिकल असाइलम्स वगैरह होते हैं इनको काउंट नहीं करते हैं, तो इंडिया ने इसको हीड नहीं दी। प्लस अब आपको पता है कि बांग्लादेश में जो इंटरिम गवर्नमेंट बनी है वो चाइना से ज़्यादा क्लोज है, यूएस से ज़्यादा क्लोज है, इंडिया से ज़्यादा क्लोज है नहीं। प्लस आप देखोगे कि वहाँ पे हिंदू माइनॉरिटी के अगेंस्ट बहुत सारे अत्याचार हो रहे हैं। कल ही सुनने में आया कि वहाँ पे एक गैंग रेप भी हुआ है। प्लस आप देखोगे वहाँ पे एक हिंदू बिजनेसमैन की डेथ हो गई, प्लस वहाँ पे एक स्टूडेंट की डेथ हो गई। तो ऐसे बहुत सारे आपको हिंदू माइनॉरिटीज़ के अगेंस्ट हमले होते हुए नज़र आ रहे हैं, ठीक है। तो ये सब के चलते हुए इंडिया बांग्लादेश के जो रिलेशंस है वो ज़्यादा अच्छे मोड पे है नहीं। जो एक टाइम पे अपना शुनार अध्याय हुआ करता था, गोल्डन चैप्टर हुआ करता था इंडिया और बांग्लादेश के रिलेशंस के बीच में, वो कहीं ना कहीं अभी आप देखोगे थोड़ा सा डाउन चल रहा है। और इसी के चलते, क्योंकि इतना सब चल रहा है इन दोनों कंट्रीज़ के बीच में और सेफ्टी और सिक्योरिटी का प्रॉब्लम था, तो बांग्लादेश से आने वाले सारे इमिग्रेशन या वीज़ा एप्लीकेशन हमने क्लोज कर दिए थे। वहाँ के जो हमारी बांग्लादेश में जो इंडियन एम्बेसी है उसने वीज़ा एप्लीकेशन प्रोसेस करना ही बंद कर दिया था। तो इस चक्कर में आप देखोगे थोड़ा इशू और बड़ा हो गया। फिर एक ये बड़ी खबर आती है बेसिकली कबड्डी से।
वहाँ पे जैसे आपको पता है ना, मैंने आपको कल भी बताया था कि जब आईपीएल फेमस हुआ है ना, तो इसके बाद आप देखोगे बहुत सारे अलग अलग स्पोर्ट्स में भी ये आईपीएल जैसे फॉर्मेट चालू हो गए थे। जैसे प्रो कबड्डी लीग हो जाएगा, आपका सुपर लीग फॉर फुटबॉल हो जाएगा, बैडमिंटन लीग हो जाएगा, है ना। तो खो खो भी लीग आने लग गया है। तो ऐसे करके बहुत सारे फॉर्मेट्स यहाँ पे चालू हुए हैं। तो कबड्डी में आपको पता है कि कबड्डी एक रूरल स्पोर्ट है ना। ऐसे और पंजाब और हरियाणा में तो इतना ज़्यादा आप देखोगे पॉपुलर है, क्योंकि कबड्डी से जो पैसा आता है ना, इसमें बहुत सारे बिजनेसमैन हो जाएंगे, गैंगस्टर्स वगैरह हो जाएंगे, ये सब इन्वॉल्व है। इनफैक्ट आपको पता है कि बहुत साल पहले सिद्धू मूसेवाला की जो डेथ हुई थी, उसमें भी आपको पता है कि ऐसे ये स्पोर्ट्स क्रिकेटर्स, गैंगस्टर्स और है ना, ये बड़े बड़े बिजनेसमैन जो ये कबड्डी फ्रेंचाइजीज और इन सबको खरीदते हैं, ये सब इन्वॉल्व थे। तो वहीं से एक न्यूज़ आती है कि भरा एक कबड्डी का जब मैच चल रहा था, वहाँ पे ऐसे दो शूटर्स आते हैं और वो बेसिकली कबड्डी के प्रमोटर हैं कन्वर दिग्विजय सिंह, ठीक है, जिनको राणा बालाचूरिया भी कहते हैं। उनको बेसिकली भरी उस मैच के बीच में आप देखोगे उनकी हत्या कर देते हैं, ठीक है, मोहाली में, पंजाब में। और अब कबड्डी जो है ना, वो सिर्फ ऐसे छोटा सा मैच नहीं रह गया है, ये 100-100 करोड़ के गेम्स बन गए हैं बैटिंग और गैम्बलिंग वगैरह के लिए। इसमें कैश प्राइजेस है ना, और स्पॉन्सरशिप इतनी बड़ी बड़ी होती है। और मतलब बेसिकली क्या होता है कि ऐसा बोला जाता है कि बिजनेस मैनेज गैंगस्टर्स भी इस चीज़ को डोमिनेट करना चाहते हैं। प्राइज मनी इतना बढ़ गया है, मतलब पहले जहाँ 1-1 2-2 लाख रुपए मिलते थे, अब 40-40 लाख, 1-1 करोड़ रुपए मिल रहे हैं। तो ये आप देखोगे एक सॉर्ट ऑफ मतलब है ना, कबड्डी का राइज है, लेकिन कहीं ना कहीं इसका जो गैंगस्टर से लिंक और ये सारी चीज़ें हैं, इस गेम को थोड़ा सा गंदा बना रहे हैं। फिर आप देखोगे जो प्रो कबड्डी लीग हुआ था जून 2025 में, वहाँ पे भी अगर आप देखोगे तो फ्रेंचाइजीज ने कुछ 40 करोड़ रुपए खर्च किए थे 121 प्लेयर्स को खरीदने के लिए, ठीक है। और हाईएस्ट बिड जो थी वो 2.5 करोड़ के आसपास की लगी थी, एक ईरान के प्लेयर हैं कबड्डी के, उनके लिए, ठीक है। इनफैक्ट आप देखोगे क्योंकि पंजाब और हरियाणा के बहुत सारे लोग बाहर रहते हैं, तो एनआरआईज ने भी मतलब यूट्यूब चैनल पे इतना राइज हुआ है इस कबड्डी का, कितने सारे यूट्यूब चैनल हैं कबड्डी के लिए। कबड्डी 365 हो गया, जस्ट लाइव कबड्डी हो गया, है ना, पंजाब कबड्डी, जिनके मिलियन मिलियन फॉलोअर्स हैं, सब्सक्राइबर्स हैं। बहुत सारे एनआरआईज इनको कंटिन्यूसली देखते हैं, पैसा भेजते हैं बेसिकली इंडिया में इनको देखने के लिए। तो आपको पता ही इतना आप इमेजिन ही नहीं कर सकते द काइंड ऑफ मनी जो अभी कबड्डी में फ्लो कर रहा है, ठीक है। तो इसलिए आप देखोगे कि चाहे प्लेयर्स हो, चाहे कैमरा क्रूज हो, सब कहीं ना कहीं आप देखोगे रियलाइज़ कर रहे हैं कि कबड्डी में इन्वेस्ट करने से काफ़ी पैसा मिलेगा। फिर हम चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पे। ये बेसिकली सुप्रीम कोर्ट एक वर्डिक्ट सुनाने वाले थे, वो जो 2020 में जो दिल्ली में राइट्स नहीं हुए थे, उसको लेके जो उमार खालिद और शर्जील इनाम वगैरह को अरेस्ट किया था, तो उनकी बेल प्ली बार बार रिजेक्ट हो रही थी। तो सुप्रीम कोर्ट अब फाइनली इस पर वर्डिक्ट सुनाने वाली है। मैं बता देती हूँ क्योंकि अपन एक दिन लेट हैं, तो वर्डिक्ट सुना दिया गया है, इनकी बेल को रिजेक्ट कर दिया गया है। इसको लेके बहुत जेएनयू में बहुत सारे प्रोटेस्ट भी ऑर्गेनाइज करे हैं। तो बाकी उसका अपडेट अपन कल के न्यूज़पेपर में लेंगे। फिर देखो, इंडिया का अगर आप स्ट्रक्चर देखोगे मिलिट्री का, तो हमारे पास आर्मी है, नेवी है और एयरफोर्स है, ठीक है। इसके अलावा हमने स्पेशल फोर्सेस बनाई हैं, स्पेस वाली, साइबर वाली, ठीक है, वो अलग हैं। फिर इसके अलावा आप देखोगे हमारी एक ट्राई सर्विस फोर्सेस भी हैं, ठीक है। तो जिसमें आप देखोगे तीनों आर्मी जो होते हैं, तीनों जो अपने मिलिट्री के बेसिस हैं, आर्मी, नेवी और एयरफोर्स, उन तीनों के आप देखोगे मेंबर्स होते हैं, ट्राई सर्विस बटालियन जिसको बोलते हैं। अब इन सब के ऊपर एक होता है चीफ ऑफ डिफेंस ऑफ स्टाफ, जो अपने अनिल चौहान जी हैं। अपने आर्मी के चीफ हैं उपेंद्र द्विवेदी जी, ठीक है। तो ये अपने को भूलना नहीं है, क्योंकि अभी आई थिंक रिसेंटली किसी से इंटरव्यू में पूछा गया था। फिर इसी के साथ साथ एक न्यूज़ है मिलिट्री से रिलेटेड, वो है इंडियन कोस्ट गार्ड की पहली एक शिप आई है समुद्र प्रताप करके, ठीक है। ये हमने खुद से डिज़ाइन की है, डेवलप करी है, और ये बेसिकली पोल्यूशन कंट्रोल वेसल है। जो क्या करेगा, जो मतलब वैसे तो पोल्यूशन कंट्रोल के लिए बनाया है समुद्रों में, लेकिन आप देखोगे इंडियन कोस्ट गार्ड, आपको पता है ना, हमारे जो टेरिटोरियल वाटर और जो ये वाला हिस्सा होता है अपना 12 नॉटिकल माइल्स वाला, ठीक है, उसमें ऑपरेट करती हैं। और ये बेसिकली वहाँ पे मैरीटाइम लॉ एनफोर्समेंट, सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशंस, उन सब में भी काम आ सकती हैं। फिर एक आर्टिकल है ये वाला, जो बेसिकली सोमनाथ मंदिर जो था 1026 में पहली बार इस पर अटैक हुआ था, ठीक है। महमूद ऑफ गजनी ने अटैक किया था। तो आप सबको पता है कि सोमनाथ जी का मंदिर, शिव जी का मंदिर, ये बेसिकली गुजरात के पाटन डिस्ट्रिक्ट में आता है और काफ़ी पुराना मंदिर है। इनफैक्ट बहुत रिच मंदिर माना जाता था। और जब अपने यहाँ पे फॉरेन इन्वेजन्स हुए थे, इस्लाम इन्वेजन्स हुए थे इंडिया में, तो महमूद ऑफ गजनी ने इस पर कितनी बार अटैक किया। फिर घोरी आए, उन्होंने अटैक किया। हमेशा आप अटैक करते थे, लूट के ले जाते थे, फिर भी आप देखोगे मंदिर स्टैंडिंग टॉल है। तो इसी की एक हिस्ट्री सॉर्ट ऑफ बताइए, क्योंकि प्रधानमंत्री जी खुद आप देखोगे इस पर्व को 1000 साल सेलिब्रेट करने के लिए, जिसको वो लोग सोमनाथ स्वाभिमान पर्व कह रहे हैं, तो उसको सेलिब्रेट करने के लिए वो खुद सोमनाथ गए थे। तो 1026 से जब ये पहली बार अटैक हुआ था, से 2026, तो आज 100 इसको 1000 साल हो चुके हैं। प्लस आप देखोगे 75 साल हो चुके हैं जब इसको पहली बार रिनोवेशन में डाला था।
1951 में राजेंद्र प्रसाद जी ने। तो वहाँ से भी आप देखोगे इसको रीबिल्ड किया गया है। तो नरेंद्र मोदी जी का खुद का लिखा हुआ ये आर्टिकल है, ऑब्वियसली हिंदी में होगा, फिर इसको इंग्लिश में कन्वर्ट किया गया होगा। तो ये जो नरेंद्र मोदी जी ने आर्टिकल लिखा है, इसमें यही बता रहे हैं कि कैसे अपने यहाँ पे जो इंडिया में 12 ज्योतिर्लिंग है, ठीक है, और 12 ज्योतिर्लिंगों का जो नाम है वो कहाँ पे हमें देखने को मिलता है। वो बेसिकली एक स्तोत्रम होता है द्वादशा ज्योतिर्लिंग का, जो बताता है कि इंडिया में 12 ज्योतिर्लिंग है। और उसकी शुरुआत ही आप देखोगे सोमनाथ से होती है, ठीक है। वो बोलते हैं कि सौराष्ट्र सोमनाथम छा, मतलब सोमनाथन छः की उसकी जो शुरुआत हो रही है ना अपनी, तो इसलिए बता रहे हैं कि सोमनाथ मंदिर का सिविलाइजेशनल इंपॉर्टेंस भी है, स्पिरिचुअल इंपॉर्टेंस भी है, क्योंकि वो 12 ज्योतिर्लिंग में से पहला ज्योतिर्लिंग है, ठीक है। और ऐसा कई बार लिखा हुआ है बहुत सारी किताबों में कि सोमनाथ मंदिर की सिर्फ एक साइट जो है ना, जब आप देख लेते हो तो आपके सारे पाप धुल जाते हैं, ठीक है। आप है ना हेवन अचीव कर लेते हो, आपकी राइटियस डिज़ायर्स पूरी हो जाती हैं। तो इसका बहुत ही ज़्यादा सिग्निफिकेंस है। और इसकी जो रिचनेस थी, इन सबको देख के फॉरेन इन्वेजन्स तो कितनी बार हुए ही हैं, है ना। वो सब अपन ने देखा ही है। और फिर मैंने आपको 1951 का रेफरेंस बता दिया कि कैसे इस टेम्पल को रिस्टोर करके डिवोटीज़ के लिए पहली बार खोला गया था। तो उसके भी 75 साल हम सेलिब्रेट कर रहे थे, ओके। इनफैक्ट आप देखोगे कि इस मंदिर को कितने सारे लोगों ने विजिट किया, जैसे स्वामी विवेकानंद जी ने विजिट किया, और उन्होंने बताया कि भाई एक एक्सपीरियंस था, मतलब जिस जहाँ से उनको विजडम मिला। वैसे ही आप देखोगे सरदार वल्लभ भाई पटेल जी, जो इंडिपेंडेंस के बाद यहाँ पे आए थे, ठीक है, उन्होंने इसको विजिट किया दिवाली टाइम पे, और इतना मूव हो गए थे कि उन्होंने बोला कि इस टेम्पल को रीबिल्ड किया जाएगा। जब ये टेम्पल रीबिल्ड हुआ, राजेंद्र प्रसाद जी ने इनॉग्रेट किया, ओपन किया, तब वो जिंदा नहीं थे, बट कहीं ना कहीं उनका जो सपना था वो पूरा हुआ। तो यही एक आर्टिकल था ऊपर ऊपर से सोमनाथ मंदिर के बारे में, वन ऑफ द 12 ज्योतिर्लिंग्स। अब आप देखोगे उत्तराखंड में देहरादून में प्रोटेस्ट चल रहे हैं। बेसिकली 2022 में एक अंकिता भंडारी मर्डर केस आया था, ठीक है, जिसमें आपको पता होगा कि उस समय के जो बीजेपी के नेता वगैरह थे वो इन्वॉल्व थे, वहाँ के जो चीफ थे, हेड थे बीजेपी के, वो इन्वॉल्व थे। उनका नाम बेसिकली आया था। अंकिता भंडारी जी एक होटल में रिसेप्शनिस्ट थी, है ना, छोटी सी लड़की थी, मतलब 21-22 साल की। वो बेसिकली पहले कोई कोर्स कर रही थी फैशन डिज़ाइनिंग वाला या फिर हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में, लेकिन पैसे नहीं थे तो ड्रॉप आउट किया, और फिर वो वहाँ पे एक होटल है उत्तराखंड में देहरादून में, वहाँ पे वो रिसेप्शनिस्ट का काम करती थी, ठीक है। लेकिन वही था कि काफ़ी बार उनके जब फ़ोन्स वगैरह व्हाट्सअप चेक किया तो पता लगा कि उनको जो होटल के ओनर्स थे, जो बीजेपी से लिंक रखते थे, तो वो प्रेशराइज़ करते थे कि वो बेसिकली एक्स्ट्रा सर्विसेज जो होती हैं अपने क्लाइंट्स को, कस्टमर्स को, क्लाइंटेज को, वो भी प्रोवाइड करें, ठीक है। वो ये बोलती थी कि माना मैं 10,000 रुपये कमा रही हूँ, पर इसका मतलब ये थोड़ी है कि मैं अपनी इज्जत बेच दूँ। तो उस चीज़ को लेके फिर एक रात ऐसा होता है कि शायद उन्होंने शायद रिफ्यूज़ल कर दिया, मना कर दिया सर्विस देने से। तो उनका अगले दिन, मतलब वो 6 दिन बाद उनका मर्डर्ड बॉडी मिलती है, ठीक है। तो इसको लेके बहुत ह्यू एंड क्राई हुआ था। और अभी अंकिता भंडारी का जो मर्डर केस चल रहा था, उसी को लेके आप देखोगे जो कोर्ट केस चल रहा है, उसको लेके फिर से लोग प्रोटेस्ट पे उतर आए हैं। तो ऐसे ऐसे नारे कि मुख्यमंत्री मौन है, वीआईपी कौन है, ऐसे ऐसे नारे वहाँ पे मतलब लग रहे हैं। तो पूरा इशू जो है वो काफ़ी बढ़ गया है, ठीक है। तो यही इशू है, आपको पता नहीं, वैसे इतना जानने की ज़रूरत नहीं है कि भाई कौन इसमें, मतलब क्यूरियोसिटी के लिए जान सकते हो, पढ़ना है, जनरल नॉलेज रखनी है उसके लिए जान सकते हो, बट एग्जाम में कोई आपसे ये सब नहीं पूछेगा। मतलब लार्जर क्वेश्चन ऑफ वुमेन सेफ्टी आ सकता है। देखो, आपको ये जो इंसिडेंट है बताने का पर्पस क्या होता है कि आप इनको एक एग्जाम्पल की तरह लिख के आ जाओ, जैसे अंकिता भंडारी मर्डर केस, ठीक है। अब आगे जिसको पता है न्यूज़ देखिए वो समझ जाएगा, नहीं तो लार्जर क्वेश्चन ऑफ वुमेन सेफ्टी तो आपको पता ही है। और वो रिसोर्ट का नाम क्या था, वनतारा रिसोर्ट। ये वो वाला वनतारा नहीं है जो मुकेश अंबानी के बेटे वाला वनतारा है गुजरात में, नहीं, ये दूसरा वनतारा रिसोर्ट है, ठीक है। और ये वो वाला वनतारा है भी नहीं, तो नॉर्मल जो रिसोर्ट्स होते हैं जहाँ पे रूम्स वगैरह होते हैं, तो ये उसके लिए है, ठीक है। तो यहाँ पे लार्जर क्वेश्चन जो आता है वो वुमेन एट वर्क प्लेस सेफ्टी का आता है, वुमेन सेफ्टी का आता है, एम्पावरमेंट का आता है, सिक्योरिटी का आता है, पुलिस फोर्सेस का आता है, जस्टिस का आता है। तो ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है। ओके, फिर हम चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पे, जो है यूएस के टैरिफ हाइक के बारे में। देखो हुआ क्या है, आपको पता है यूएस ने इंडिया के गुड्स पे 50% टैरिफ लगा दिया, जिसमें 25% तो पेनल्टी थी क्योंकि हम रशिया से ऑयल ले रहे थे। अब सबसे ज़्यादा जो हर्ट हुआ था, मैंने आपको बताया था, यूएस में एक तो सर्विस इंडस्ट्री जाती है हमारी, बहुत सारा एक्सपोर्ट्स होता है। एक हमारा जेम्स एंड ज्वेलरीज, जेम स्टोन्स वगैरह हो जाएगा। एक आप देखोगे हमारे जो सी फूड वगैरह होते हैं, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स होते हैं, वो जाते हैं। तो सी फूड का लार्जेस्ट कंज्यूमर था कहीं ना कहीं यूएस, और जिस वजह से हमें लग रहा था कि जो सी फूड का एक्सपोर्ट्स है वो बेसिकली डिक्लाइन हो जाएगा, लेकिन नहीं हुआ है। इनफैक्ट सी फूड के जो एक्सपोर्ट्स हैं वो 16% बढ़ गए हैं, ठीक है। और ऐसा क्यों हुआ है, क्योंकि यूएस के मार्केट को अब हमने रिप्लेस किया वियतनाम से, मलेशिया से, ठीक है। हमने जो यूरोपियन कंट्रीज़ होती हैं, जर्मनी, बेल्जियम, प्लस आप देखोगे चाइना में भी बहुत सारे एक्सपोर्ट्स गए हैं। तो कहीं ना कहीं अच्छी बात है कि हमने जो भी अपना
मतलब एक्सपोर्ट जो एक कंट्री को जा रहा था, क्योंकि अब उस कंट्री ने हमारे साथ कुछ किया तो हमारे एक्सपोर्ट्स को हमने डाइवर्सिफाई करना शुरू कर दिया है। फिर एक ये न्यूज़ है, मुझे लगता नहीं कि कोई पढ़ता है, बट पता है ये ऐसी चीज़ें होती है जो निकल जाती हैं। तो आईआरसीटीसी जो अपनी रेलवेज़ वाली है ना, उन्होंने स्पेशल पैकेजेस निकाले हैं। आपने बहुत बार सुना होगा कि वो रेल से तो स्पेशल पैकेज निकालती है कि आपको चारों धाम यात्रा करवा देंगे, नीचे नीचे के पूरे जो सर्किट होता है वो कंप्लीट करा देंगे। लेकिन इनका ना दुबई पैकेज और यूरोप पैकेज वगैरह भी निकलता है, जिसमें बहुत सस्ते होते हैं, क्योंकि इसमें फ़्लाइट्स इंक्लूडेड होती हैं, खाना पीना इंक्लूडेड होता है। तो ये कुछ 94,000 रुपीज़ में आप देखोगे इन्होंने पैकेज निकाला है। तो देख लेना एक बार इनकी साइट पे जाके, अगर किसी को इंटरेस्ट हो और किसी के पेरेंट्स को जाना हो। तो मुझे लगता है कि क्योंकि ग्रुप जाता है तो उसमें थोड़ा सेफ्टी सिक्योरिटी भी हो जाता है। फिर आप देखोगे कि जयपुर में इस वक्त एक डिजी फेस्ट चल रहा है, जो कि एक स्टार्टअप का इवेंट है, जो टाई और अपने जो DOIT है उन्होंने मिलकर ऑर्गेनाइज करवाया है। ठीक है, इसमें राजस्थान का जो आई स्टार्ट है उसकी भी हिस्सेदारी है। तो यहाँ पे CM खुद शरीक हुए थे, उनका कल भाषण भी था। ठीक है, मैं भी जाके आई थी। तो काफ़ी अच्छा ऑर्गेनाइज हुआ था। ये JECC सीतापुरा में जो एग्जीबिशन कम कन्वेंशन सेंटर है, उससे वहाँ पे हो रहा है ये, और बहुत बड़ा है। वहाँ पे कॉमिकॉन भी था, इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल भी था। तो मुझे भी जाने का मौका मिला। काफ़ी बड़ा फेस्टिवल था, मज़ा आया। बहुत सारी स्टॉल्स थी, बहुत सारे नए स्टार्टअप्स के बारे में पता लगा। दूर से, देश विदेश से, इवन न्यू जर्सी, सिंगापुर, यहाँ से बहुत सारे स्टार्टअप्स आए थे, तो उनसे भी बात करने का मौका मिला। तो काफ़ी अच्छा था ये। तो यहाँ पे आप देखोगे उन्होंने इस स्टार्टअप वाले जो इवेंट हुआ है, ठीक है, इसमें 2-3 नई चीज़ें हुई हैं। एक तो ये है कि यहाँ पे राजस्थान में ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स हो गए, AI के लिए पॉलिसी हो गई, मशीन लर्निंग के लिए पॉलिसी हो गई, ठीक है, डेटा सेंटर्स की पॉलिसी हो गई, वो अनवील करी गई है। साथ में आप देखोगे कि मैंने आपको ये पहले भी बताया था कि राजस्थान में जो लास्ट ईयर राइजिंग राजस्थान समिट हुई थी, वो भी जनवरी में हुई थी, फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी में, यहाँ पे क्या कहते हैं, लास्ट ईयर 2025 में। ठीक है, तो वहाँ पे 35 लाख करोड़ के MOU साइन हुए थे। अब होता क्या है, साइन तो बहुत सारे हो जाते हैं, धरातल पे कोई उतरता नहीं है। तो उसमें चीफ मिनिस्टर प्राउडली बोल रहे हैं कि 8 लाख करोड़ के जो MOUs है ना, उस पर कुछ ना कुछ काम शुरू हो चुका है। और करीबन 7 लाख करोड़ के MOUs ऐसे हैं जो बेसिकली साइनिंग के बाद उसमें कुछ कुछ बातें आगे चल रही हैं। अगर मैं राजस्थान की बात करूँ स्पेसिफिकली, तो आपको पता होना चाहिए लगभग 7,000 स्टार्टअप्स हमारे पास रजिस्टर्ड है, जिसमें से 2,500 स्टार्टअप्स लेड बाय वुमेन है। तो काफ़ी अच्छा हम लोग स्टार्टअप की जर्नी में कर रहे हैं। इंडिया की अगर मैं ओवरऑल बात करूँ तो इंडिया 4th लार्जेस्ट स्टार्टअप इकोसिस्टम है ना। 3rd लार्जेस्ट कहते हैं, कभी 4th लार्जेस्ट कहते हैं, बट काफ़ी अच्छा इकोसिस्टम है। और हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि कैसे हम लोग विमेन को, यूथ को, है ना, और जो मार्जिनलाइज कम्युनिटीज़ हैं उनके स्टार्टअप्स को भी थोड़ा सा आगे प्रमोट करें। अब ये इतना इंटरेस्टिंग पिक्चर है, देखो ये क्या हो रहा है कि इंडिया ने एक भैरव करके आर्मी का न्यू, मतलब जैसे आर्मी के अंदर भी बहुत सारे फोर्सेज होते हैं ना, उसमें उनका एक न्यू स्पेशल फोर्स वो लोग ट्रेन कर रहे हैं, जो कि जो मॉडर्न वॉरफेयर होता है, जिसमें साइबर भी है, जिसमें फिजिकल भी है, बायोलॉजिकल, केमिकल, हर चीज़ से फाइट करने के लिए वो तैयार हैं। ड्रोन्स वगैरह को ऑपरेट करना आता हो, तो इनका नाम उन्होंने भैरव दिया है, जिसे काल भैरव के नाम पे। ठीक है, फिर है ना, ये एक इशू है जो बांग्लादेश के लिए आ रहा है। तो आपने बहुत रिसेंटली सुना होगा कि मतलब ये तो देखने को मिल रहा है, जैसे हमारे यहाँ पे भी मतलब एक बांग्लादेशी रेजिडेंट, जो बोलते हैं ना, बांग्लादेशी पर्सोनल था, वो कुछ काम करते थे, सडनली आप देखोगे सरकार का फरमान आया और फिर वो गायब ही हो गए, वो अगले दिन से आए नहीं। तो ऐसा कहा जा रहा है कि उनको डिपोर्ट कर दिया है बांग्लादेश में। अब पता नहीं एग्जैक्टली क्या हुआ है, बट ऐसे न्यूज़ है ना हर जगह से आ रहे हैं कि बांग्लादेशीज जो रह रहे थे इन, जस्ट नॉट जस्ट इन आसाम, जहाँ पे फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल्स उनको डिक्लेयर करती हैं एज अ फॉरेनर, ठीक है, पर बहुत सारी जगहों पे आप देखोगे इनको वापस अपनी कंट्री भेजने के लिए सरकार के मतलब बहुत ही कठोर स्टेप्स लिए जा रहे हैं। इनको इलीगल फॉरेनर्स डिक्लेयर कर दिया गया है। तो कहीं ना कहीं अब है ना, इनकी सेफ्टी सिक्योरिटी की बात है, क्योंकि लोग बहुत परेशान हो रहे हैं। इनके बहुत सारे रिलेटिव्स, जैसे कोई कहीं काम कर रहा है, कोई कहीं काम कर रहा है, इनको 2 दिन बाद पता लगता है कि इनकी मम्मा को मतलब डिटेंशन कैंप में रखा हुआ है, कि वहाँ से अब इनको डिपोर्ट करेंगे। डिपोर्टिंग कैंप्स जो होते हैं, तो इसको लेके काफ़ी मतलब क्लैरिटी नहीं है। तो इसको अपन एक और, अगर कोई न्यूज़ आर्टिकल आता है, क्योंकि मैंने बहुत सर्च किया, एटलीस्ट इस साल के कोई भी न्यूज़ आर्टिकल में ये न्यूज़ कवर्ड नहीं है, तो अपन देखते हैं अगर कोई न्यूज़ आर्टिकल मिलता है तो अपन इस इशू को थोड़ा सा और देखेंगे। क्योंकि ये क्या होता है, इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म होता है, इसमें तो कोई अगर राइटर खुद जाएगा वहाँ ऑन द ग्राउंड, सर्च करेगा, रिपोर्ट बनाएगा, तो अपने को कुछ पता लगेगा। ठीक है, फिर यहाँ पे वो जो इंदौर में इंसिडेंट हुआ है ना, जहाँ पे ड्रिंकिंग वाटर कंटामिनेट हो गया था, मैंने आपको बताया था कि उसमें सीवेज का पानी मिक्स हो गया था। तो इसको लेके है कि कैसे कोई सिटी जो 7 साल लगातार टॉप करी है, 2017 से 22 तक अगर आप देखोगे, तो स्वच्छ भारत रैंकिंग शुरू जब हुई थी तो 2017 में तो बहुत बहुत कम अर्बन लोकेलिटीज़ इन्वॉल्व थी। 2022 में आप देखोगे 4,000 से ज़्यादा सिटीज़ ने पार्टिसिपेट किया था। ठीक है, उनके बीच में आप देखोगे इंदौर 2017 से 22 तक टॉप किया। फिर 2023 में, क्योंकि आप देखोगे 3-4 सिटीज़ जैसे इंदौर हो गया, सूरत हो गया, है ना,
हाँ, इंदौर हो गया, सूरत हो गया, भोपाल हो गया, ये कंटिन्यूअसली टॉप कर रहे थे, टॉप 3 में थे। तो इससे क्या होता है कि बाकी सिटीज़ को इंसेंटिव नहीं मिलता कि मतलब वो कुछ करें, क्योंकि उनको पता है टॉप तो इन तीनों को ही आना है। तो इसलिए फिर सरकार ने इनफैक्ट क्या किया था, स्वच्छ भारत सुपर लीग बनाई। और जो सिटीज़ जो ऐसे मतलब होता है ना, बार बार टॉप 10 में रैंकिंग्स ला रही थी, उनको बोला कि अब आप आपस में हायर पॉइंट्स पे मतलब खुद के साथ compete करोगे। तो उनको ये अलग से लीग बनाई थी, स्वच्छ भारत सुपर लीग। और उसमें भी आप देखोगे 2023 में इंदौर ने टॉप किया था। तो जब इतनी टॉप रैंकिंग्स इंदौर की आई थी, तो ऐसा क्या हो गया कि इतनी अच्छी रैंकिंग आने के बाद भी हम बोल रहे हैं कि यहाँ पे इतना मिसहैप हो गया। ठीक है, इनफैक्ट आप देखोगे, ये तो चलो मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन अफेयर्स है ना, वो उसका हो जाएगा। जो जल शक्ति वाली मिनिस्ट्री होती है, इन्होंने भी आप देखोगे जो इंदौर है उसको एक वाटर प्लस सिटी का दर्जा दिया था। अब वाटर प्लस सिटी का मतलब क्या होता है कि यहाँ पे जो कोई भी पानी है वो वेस्ट नहीं हो रहा है, सारा आप देखोगे सीवेज वाटर जो हो रहा है वो ट्रीट हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे इनफैक्ट जब आप देखोगे स्वच्छ भारत की रैंकिंग्स भी आती हैं, तो उसमें दो तीन चीज़ें होती हैं। एक तो उनका खुद का डॉक्यूमेंटेशन होता है, एक आप देखोगे, आपने ऑब्जर्व किया और पाया कि कोई भी वहाँ पे ओपन डेफिकेशन नहीं कर रहा है, सब कुछ आप देखोगे साफ़ सुथरा है, कहीं पे कचरा पड़ा हुआ नहीं है। और साथ में तीसरी चीज़ होती है लोगों का फीडबैक, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो इन तीन पैरामीटर्स के बेसिस पे इनफैक्ट आप देखोगे इंदौर में हर जगह पे टॉयलेट्स बने हुए थे, कहीं पे भी गंदा पानी आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, प्लस आप देखोगे वहाँ पे 100% वेस्ट का कलेक्शन, फिर उसका सेग्रीगेशन और डिस्पोजल सिस्टम इन प्लेस है ना। तो यहाँ पे आप देखोगे इनके मार्क्स भी बहुत सारी जितने भी आप ये देखोगे सर्वे कराए गए थे, सब में इनके मार्क्स जो थे वो बहुत अच्छे आए थे। ठीक है, तो ये सब होने के बावजूद ऐसा कैसे हो सकता है कि जो एक सिटी है, ठीक है, वो इतना ख़राब एक सिचुएशन में पड़ सकती है, जहाँ पे 100 से ज़्यादा लोगों की जाने जो है वो इस वक्त खतरे में है। ठीक है, तो वो कहीं ना कहीं ये बता रही है कि जो रैंकिंग्स है वो कंप्लीट पिक्चर नहीं देती हैं आपको। ठीक है, एक जन आग्रह करके NGO है, उसके जो CEO है श्रीकांत विश्वनाथन, उन्होंने यही कहा था कि जैसे हमारे यहाँ पे जो सर्वे वगैरह कंडक्ट किए जाते हैं, बहुत जैसे अमृत का एक सर्वे हुआ था, और उसका तो सर्वे का डेटा भी रिलीज़ नहीं किया गया, और सरकार ने बोल दिया कि हमने जो वो डेटा है वो हमने स्टेट्स के साथ शेयर कर दिया है, बट उसकी फाइंडिंग्स वगैरह जो थी वो कभी कम्युनिकेट करी नहीं गई थी ओपन में, कि उसमें अगर कोई लैप्सेस होते तो। सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि इसमें क्या होता है, आपने बोल दिया ये सिटी की रैंकिंग है, बट वो एक्चुअली सिटी की पूरी रैंकिंग नहीं है, वो सिर्फ एक सेलेक्ट इंडिकेटर्स हैं, उस पर सिटी कैसा परफॉर्म कर रही है उसकी रैंकिंग है। बट हमें एक मोर लोकलाइज, मोर होलिस्टिक अगर आप बोलोगे तो उसकी इंडेक्स की ज़रूरत है। ठीक है, अ, तो यही था पूरा इशू इसके बारे में। फिर हम चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पे, जो बता रहा है कि देखो इंडिया को अभी 2030 में कॉमनवेल्थ गेम्स जो है ना उसको होस्ट करने की परमिशन मिल गई है, जब 100 साल हो जाएंगे कॉमनवेल्थ को। ठीक है, वैसे ही इंडिया जो है 2036 में ओलंपिक्स को होस्ट करने की परमिशन चाहता है, क्योंकि 1936 में ओलंपिक्स आया था, तो 100 साल को सेलिब्रेट इंडिया करना चाहता है, और इंडिया ने अहमदाबाद को इसके लिए होस्ट सिटी की डिक्लेरेशन दी है। ठीक है, अब इंडिया जो है वो किसके साथ कम्पीट कर रहा है, जैसे टर्की हो गया, कतर हो गया, है ना, इंडोनेशिया हो गया, हंगरी, जर्मनी, इनके साथ कम्पीट कर रहा है, ताकि उसको ये स्पॉट मिल पाए कि 1936 का ओलंपिक्स वो होस्ट कर पाए। और डिसीजन कौन लेगा, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी। ठीक है, अब इसके लिए क्या होता है कि स्पोर्ट्स में क्या होता है, क्योंकि इंडिया का एक तो आपको पता है इमेज इतना ख़राब है, हमारे यहाँ पे वो जो दिल्ली वाले कॉमनवेल्थ गेम्स हुए थे 2010 में, इतना बड़ा करप्शन और ये सारी चीज़ें सामने आई थी। तो कहीं ना कहीं एक तो इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, एक फंडिंग मैकेनिज्म हो गया, प्लस आप देखोगे, है ना, मैनेजमेंट हो गया, इसको लेके बहुत सारे कंसर्न्स इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी ने जताए हैं, और उन्होंने अभी तक कोई डिसीजन इस पर लिया भी नहीं है। ठीक है, अब आपको ये पता है कि जो स्पोर्ट्स सेक्टर है ना, इंडिया में हर जगह हर सेक्टर में रिफॉर्म हो रहा है, लेकिन स्पोर्ट्स सेक्टर मुझे लगता है बहुत तेज़ी से रिफॉर्म की तरफ जा रहा है। इंडिया के चाहे खेलो इंडिया पॉलिसी हो, टॉप्स स्कीम हो, स्पोर्ट्स गवर्नेंस हो, इंस्टीट्यूशंस हो, हर चीज़ में आप देखोगे, खेलो यूनिवर्सिटी गेम्स हो, तो सब में आप देखोगे स्पोर्ट्स को एक तरीके से बढ़ाया जा रहा है। अगर मैं पास्ट 2-3 सालों की बात करूँ, तो इंडिया ने मेजर जैसे अलग अलग स्पोर्ट्स के जो मेजर इवेंट्स होते हैं, जैसे अंडर 17 वर्ल्ड कप हो गया फुटबॉल का, या फिर हॉकी वर्ल्ड कप हो गया, चेस के वर्ल्ड कप्स वगैरह हो गए, इवेंट्स हो गए, है ना, फाइव रैंकिंग वाले, तो इनमें आप देखोगे इंडिया ने ऑलरेडी इनको होस्ट किया है और अपनी कहीं ना कहीं कैपेबिलिटी जताई है। तो अब हम चाहते हैं कि ये मौका हमें कॉमनवेल्थ और ओलंपिक्स दोनों में मिले। कॉमनवेल्थ में तो हम लेके आ गए हैं, ओलंपिक्स का हमें देखना पड़ेगा। अब हम चलते हैं बहुत ही अमेजिंग न्यूज़ की तरफ। आपको पता है दुनिया में सबसे ज़्यादा राइस कौन प्रोड्यूस करता है, चाइना, फिर था इंडिया, फिर था US, है ना, नहीं, चाइना, इंडिया, फिर आई थिंक पाकिस्तान, ऐसे बहुत सारी कंट्रीज आती हैं, बट इंपॉर्टेंट इज़ दीज टू, चाइना एंड इंडिया। इंडिया ने फाइनली चाइना को सरपास कर दिया है। अब हमारा जो राइस का प्रोडक्शन है, जो धान का या चावल का प्रोडक्शन है, वो बेसिकली चाइना से बहुत सरपास कर गया है। चाइना का कुछ आई थिंक
5 मिलियन मेट्रिक टन्स के आसपास था। इंडिया ने जो बेसिकली इस साल प्रोड्यूस किया है, 2025 का जो डेटा आया है, उसमें हमने 150 मिलियन मेट्रिक टन्स प्रोड्यूस किया है चावल। ठीक है, बहुत बड़ी बात है। और इसी खुशखबरी पे जो हमारे एग्रीकल्चर मिनिस्टर है, जो पहले आप देखोगे एमपी के चीफ मिनिस्टर भी थे, शिवराज सिंह चौहान जी, तो उन्होंने क्या करा है, बहुत सारी नई वेराइटीज़ जो है क्रॉप्स की वो रिलीज़ करी हैं। अभी जो नई वेराइटीज़ है वो क्या करेंगे, ज़्यादा प्रोडक्शन होगी, क्लाइमेट रेजिलियंट होंगी, ड्रॉट रेजिस्टेंट होंगी। तो इससे क्या होगा, फार्मर की इनकम बढ़ेगी, प्रोडक्शन बढ़ेगा और इंडिया की रैंकिंग्स जो होती है वो भी बढ़ेगी और हमारे एक्सपोर्ट्स वगैरह भी बढ़ेंगे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। वैसे अगर आपको कुछ डेटा एग्रीकल्चर के बारे में जो पता होना चाहिए वो मैं आपको यहाँ पे बता देती हूँ, क्योंकि वो स्टैटिक रिलेटेड इन्फॉर्मेशन भी होती है। तो एग्रीकल्चर की अगर आप डेटा की बात करोगे तो इंडिया जो है टॉप 1 और टॉप 2 में आता है, या फिर आप टॉप 3 लिख सकते हो। बहुत सारे एंटिटीज, जैसे स्पाइसेस की बात करूँ, बनाना की बात करूँ, आपसे फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स की बात करूँ, राइस प्रोडक्शन की बात करूँ, कॉटन की बात करूँ, टी की बात करूँ, तो है ना, मिल्क की बात करूँ, वूल की बात करूँ, तो बहुत सारी जगहों पे आप देखोगे हम लोग टॉप 3 के अंदर आते हैं। इंडिया का अगर मैं टोटल फूड ग्रेन प्रोडक्शन की बात करूँ तो लगभग हमारा जो फूड ग्रेन प्रोडक्शन है वो 330 मिलियन मेट्रिक टन्स क्रॉस कर चुका है। इंडिया का फ्रूट्स एंड वेजिटेबल प्रोडक्शन भी लगभग इतना ही है, 330 मिलियन मेट्रिक टन्स। राइस आपने देख ही लिया, करीबन 150 मिलियन मेट्रिक टन्स के आसपास है। वीट हमारा 80 से 100 मिलियन मेट्रिक टन्स के आसपास रहता ही रहता है। ठीक है, इसके अलावा अगर मैं आपसे बात करूँ तो इंडिया का मिल्क प्रोडक्शन जो है वो 250 मेट्रिक टन से ज़्यादा है। हमारे पास जो हाईएस्ट मिल्क प्रोडक्शन करता है वो यूएस है, लेकिन आई थिंक वो सिर्फ 102 या 103, मतलब 100 मेट्रिक टन्स के आसपास रुक जाता है। तो इंडिया बहुत ज़्यादा मिल्क प्रोड्यूस कर रहा है। ठीक है, वर्ल्ड का 20% मिल्क जो है वो इंडिया अकेले ही प्रोड्यूस कर देता है। ओके, तो ये कुछ बेसिक स्टैटिस्टिक्स थे। इसके अलावा अगर मैं आपसे एग्रीकल्चर के और स्टैटिस्टिक्स की बात करूँ तो आपको ये याद रखना है कि एग्रीकल्चर में इंडिया के पास, अगर मैं फार्मर्स की बात करूँ तो हमारे यहाँ पे 85% जो फार्मर्स हैं वो स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर की कैटेगरी में आते हैं। मार्जिनल फार्मर्स वो होते हैं जिनके पास 1 हेक्टेयर से भी कम लैंड होता है। स्मॉल फार्मर्स वो होते हैं जिनके पास 1 हेक्टेयर से 2 हेक्टेयर के बीच में लैंड होता है। ठीक है, तो 85% फार्मर्स हमारे छोटे फार्मर्स वाली कैटेगरी में आते हैं। ठीक है, इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो जो एवरेज लैंड होल्डिंग का साइज़ है कि मतलब एक ज़मीन का कितना एवरेज हिस्सा जो है वो फार्मर के पास होता है, तो वो लगभग अगर आप देखोगे तो फार्मर के पास पहले 5 हेक्टेयर होता था, 3 हेक्टेयर होता था, फिर 1.05 था, अभी ये 1 हेक्टेयर के आसपास या 1 हेक्टेयर से कम हो रहा है। तो ये अच्छी चीज़ नहीं है, क्योंकि इसका मतलब है कि फार्म के जो टुकड़े हैं वो छोटे छोटे होते जा रहे हैं। और ये सारा डेटा हमें कहाँ से मिलता है, एक एग्रीकल्चर सेंसस होता है हर 5 साल में, वहाँ से हमें डेटा मिल जाता है। ठीक है, ये थोड़ा सा बेसिक्स था, ऑब्वियसली और भी स्टैटिस्टिक्स है, लेकिन पहले इतने, फिर अपन जब भी एग्रीकल्चर के आर्टिकल्स आएंगे तब और स्टैटिस्टिक्स डिस्कस किया करेंगे। ठीक है, फिर ये बेसिकली एक एडिटोरियल है इनके बारे में कि कैसे वर्ल्ड में इस वक्त क्या चल रहा है, इसको अपन बोलते हैं इंटरवेंशनिज्म। कि कैसे जो भारी पॉलिसी, जो भारी ताकतें हैं, ठीक है, जो अपने आप को पावरफुल समझती हैं, जो अपने आप को रूल बेस्ड ऑर्डर का वो मानती थी, क्रूसेडर मानती थी, जो बेसिकली इकोनॉमिकली मिलिट्रली पावरफुल हैं, वो कैसे छोटे देशों पे उनकी सॉवेनिटी पे खतरा क्रिएट कर रही हैं। कैसे आप देखोगे उनके इंटरनल पॉलिटिक्स मामलों में इंटरवीन कर रही है और वो बोलती है कि हम यहाँ पे पीस लाएंगे। और हमने देखा है कि पहले कैसे पीस लाया गया है। रशिया, चाहे यूक्रेन का वॉर ले लो, चाहे सीरिया देख लो, इराक देख लो, वियतनाम देख लो, अफगानिस्तान देख लो, ईरान देख लो, हर जगह आपको पता है कि ज़्यादा अच्छा इंटरवेंशन रहा नहीं है। ठीक है, अगर मैं वेनेजुएला की बात करूँ तो ये मैंने आपको पहले भी बताया था और इस पर हमने एक शॉर्ट वीडियो भी बनाया है कि वेनेजुएला दुनिया का सबसे ज़्यादा ऑयल का भंडार रखता है। ऑल्दो एक्सपोर्ट या प्रोडक्शन अगर आप देखोगे उतना है नहीं। ठीक है, और वो कहीं ना कहीं, देखो प्रोडक्शन तो तब होगा ना जब इंफ्रास्ट्रक्चर होगा। पुराना ही तेल का इंफ्रास्ट्रक्चर है, उससे आप कितना ही बना पाओगे। ठीक है, वेनेजुएला आपको पता है कि ओपेक प्लस कंट्रीज़ का भी हिस्सा था। ओपेक प्लस कंट्रीज़ क्या होती हैं, ऑयल प्रोड्यूसिंग एंड एक्सपोर्टिंग कंट्रीज़ प्लस। ठीक है, तो ओपेक एक तरीके की ग्रुपिंग थी, ऑयल प्रोड्यूसिंग एक्सपोर्टिंग कंट्रीज़, ऐसे 13, कभी 14, कभी 12 ऐसे रहता है, क्योंकि इसमें से देशों को निकाला और फिर ऐड किया जाता रहता है। तो ओपेक कंट्रीज़ लगभग एक 13 कंट्रीज़ की ग्रुपिंग है, जो 1970s के आसपास बनाई गई थी। ये बेसिकली वो देश हैं जिनके जो ऑयल को प्रोड्यूस करते हैं बहुत भारी मात्रा में और एक्सपोर्ट करते हैं। तो कहीं ना कहीं वर्ल्ड का जो ऑयल मार्केट है वो ये 13 कंट्रीज़, या जिसको अपन ओलिगार्की बोलते हैं ना, तो ये बेसिकली ओलिगोपोली बोलते हैं, ओलिगार्की नहीं, ओलिगोपोली। ठीक है, जैसे मोनोपोली होता है कि भाई एक ही जो सप्लायर है वो कंट्रोल करके है। ओलिगोपोली, कुछ सप्लायर्स हैं वो आपस में कार्टेल बना लेते हैं और कंट्रोल करते हैं। और कंपटीशन जो अपन बोलते हैं ना, परफेक्ट कंपटीशन, जिसमें बहुत सारे सप्लायर्स हैं और बहुत सारे प्रोड्यूसर्स हैं और कंज्यूमर्स हैं, बहुत सारा डिमांड, बहुत सारा सप्लाई है, तो कोई भी एक बंदा मार्केट को कंट्रोल नहीं कर सकता। ठीक है, वैसे ही आपने एक शब्द सुना होगा, मोनोप्सनी। मोनोप्सनी क्या होता है, मोनोप्सनी मतलब होता है कि जब आप एक ही कंज्यूमर है,
जैसे इंडिया में अगर कोई रेलवे बोगीज बनाएगा, कंज्यूमर अल्टीमेटली कौन है? इंडियन रेलवेज, तो वो हो जाएगी मोनोप्सनी, ठीक है। तो मोनोप्सनी, मोनोपोली, ओलिगोपोली और परफेक्ट कंपटीशन। तो जो ये ओलिगोपोली है, एक तरीके से जो ये ऑयल प्रोड्यूसिंग एक्सपोर्टिंग कंट्रीज़ हैं वो एक तरीके से ओलिगोपोली हैं, क्योंकि 13-14 कंट्रीज़ मिलके पूरे विश्व का, है ना, यूनिवर्स का, अगर मतलब पूरे इंडिया का नहीं, पूरे वर्ल्ड का आप देखोगे ऑयल प्रोडक्शन या एक्सपोर्ट कंट्रोल करके हैं। इनफैक्ट आप देखोगे कार्टेल टाइप का होता है, क्योंकि ये मिलती हैं फिर डिसाइड करती है कि अच्छा प्राइसेस कितने रखने हैं ऑयल के, और इतना हम ऑयल प्रोड्यूस करेंगे। तो जब इनको प्राइसेस बढ़ाने होते हैं तो सप्लाई कम कर देती हैं, जब इनको थोड़ा सा प्राइस नीचे करना होता है, डिमांड बढ़ानी होती है, तो ये बेसिकली सप्लाई बढ़ा देती है, ओवर प्रोडक्शन कर देती हैं। तो ऐसे करके आप देखोगे मार्केट को कंट्रोल करती हैं। इस ओपेक में क्या हुआ था? रशिया, वेनेजुएला, इंडोनेशिया, है ना, और भी बहुत सारे देश होते हैं, मैक्सिको, जो बहुत सारा तेल निकालते हैं और तेल में अच्छा खासा कंट्रीब्यूशन रखते हैं, लेकिन वो इन्वॉल्व नहीं थे। तो फाइनली एक और ग्रुपिंग बनती है 2018 के आसपास, वो बनती है ओपेक प्लस, ठीक है। इसमें प्लस का मतलब क्या होता है? ओपेक कंट्रीज तो हैं, साथ में प्लस हो जाएंगी और 12-13 कंट्रीज़ हैं, जिसमें रशिया, वेनेजुएला, इंडोनेशिया, मैक्सिको, है ना, ये सारी कंट्रीज़ भी आती हैं, जो मतलब अगर इनमें सबको मिला दूँ तो लगभग दुनिया का 50% जो भी तेल बन रहा है और एक्सपोर्ट हो रहा है, ये ओपेक प्लस कंट्रीज़ ही इसको कंट्रोल करती हैं। तो ओपेक प्लस कंट्रीज़ की अभी मीटिंग भी हुई थी, ठीक है, वो अपन आगे देखेंगे, लेकिन पॉइंट ये है कि आपको बेसिक्स ये पता होना चाहिए, ओके। इंडिया ना तो ओपेक ना ही ओपेक प्लस, दोनों का किसी का हिस्सा नहीं है, क्योंकि आपको पता है इंडिया खुद 85% तेल इंपोर्ट करता है, तो हम क्या ही प्रोड्यूस कर रहे होंगे जो हम वर्ल्ड में इस चीज़ में पार्टिसिपेट करेंगे। अब ये पूरी कहानी आई क्यों? क्योंकि वेनेजुएला जो है उसके पास दुनिया का सबसे बड़ा तेल का भंडार है। ऐसा कहते हैं 300 बिलियन बैरल्स, ठीक है, उसके पास तेल पड़ा है, जो कि पूरी दुनिया का एकदम 20% हिस्सा है। लेकिन वो प्रोड्यूस कितना करता है डेली? अगर आप देखोगे सिर्फ 1 मिलियन बैरल्स। तो इसी पे आप जो ये इनसिग्निफिकेंट ऑयल प्रोडक्शन हो रहा है, और कहीं ना कहीं ये हुआ क्यों है? क्योंकि आपको पता है कि ये जो वेनेजुएला था वो तेल वेल दे रहा था, आइडियोलॉजी इसकी रशिया टाइप की थी, तो यूएस ने इस पर सैंक्शंस वगैरह लगा दिए थे। उसके बाद आप देखोगे इनकी एक्सपोर्ट इंडस्ट्री और ख़राब हो गई थी, फिर इकोनॉमिक्स और ख़राब हो गए, इनकी वेलफेयर स्कीम्स चल नहीं पाई, इन्वेस्टमेंट कुछ हुआ नहीं। तो अब जब ट्रम्प जो है वो ये बोल रहे हैं कि अमेरिका की जितनी भी बड़ी बड़ी तेल की कंपनी, जैसे टोटल एनर्जी हो गया, शेवरॉन हो गया, बीपी हो गया, है ना, ये सारी बेसिकली यहाँ पे क्या इसको एक्सॉन मोबिल वगैरह हो गया, तो ये सारी जो हैं वो चाहते हैं कि वेनेजुएला में जाएं, वहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर में वहाँ से तेल निकालें, वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएं, ठीक है, वहाँ पे पंप करें बिलियन ऑफ डॉलर्स, और ताकि जो वेनेजुएला का जो अपन बोलते हैं ना पूरा ऑयल एंड गैस का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है जो पूरा ख़राब हो चुका है, उसको सही करें, ठीक है। अगर मैं इंडिया की बात करूँ तो मैंने आपको पहले ही बता दिया इस पूरे मार्केट में इंडिया का क्या ही रोल है। एज अ कंज्यूमर हमारा रोल हो सकता है, एज अ सप्लायर हमारा कोई रोल नहीं है। अगर ऐसा हुआ कि जहाँ पे आप देखोगे वेनेजुएला की इंडस्ट्री में अगर यूएस ने मतलब हिस्सेदारी ली, तो ऑब्वियसली इंडिया को भी फ़ायदा होगा, क्योंकि फिर इंडिया वहाँ से सस्ते दामों में वेनेजुएलन ऑयल मंगा सकता है, ठीक है। और ओएनजीसी विदेश जो है उसका भी कुछ 500 मिलियन डॉलर का वहाँ पे इन्वेस्टमेंट है, लेकिन वो पूरा ठप पड़ गया था जब यूएस ने उस पर सैंक्शन लगा दिए थे। तो वो भी फिर हमें पता है कि हमारा काम वापस से शुरू हो सकता है। अब यहाँ पे क्या होता है, यूएस ना एक शेवरॉन मॉडल चलाता है। शेवरॉन मॉडल क्या होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यूएस एक शेवरॉन मॉडल चलाता है, यहाँ पे होगा, हाँ ये रहा। यूएस एक शेवरॉन मॉडल चलाता है, जिसमें वो क्या करता है कि आप, है ना, जैसे कोई कंट्री है जिस पे यूएस ने सैंक्शन लगा रखे हैं, तो आप बेसिकली उस कंट्री के साथ काम कर सकते हो, निवेश कर सकते हो, लेकिन आपको उसके पहले प्रायर यूएस अप्रूवल लेना पड़ेगा। तो शेवरॉन मॉडल लोगों को लग रहा है शायद वापस से वेनेजुएला में चालू हो जाएगा, तो ओएनजीसी जो है फिर वो शेवरॉन मॉडल के तहत यूएस से परमिशन लेके वहाँ पे अपने इन्वेस्टमेंट्स वगैरह को कर सकती है। मैं रिलायंस की बात करूँ तो प्राइवेट सेक्टर रिफाइनरी है, लेकिन वो रेगुलरली बाय करती थी वेनेजुएलन क्रूड बिफोर यूएस ने 2019 में सैंक्शन लगाए थे। लेकिन फिर से वही है कि अगर वो सैंक्शंस हट जाएंगे तो फिर हम वापस से वो तेल खरीद पाएंगे, ठीक है। फिर यहीं पे अगर आप देखोगे कि देखो मैंने आपको बार बार वही बोला है कि ये शायद मैंने आपको कल वाले एनालिसिस में बताया था कि कैसे यूएस जो है, एक पुरानी उनकी डॉक्ट्रिन एग्जिस्ट करती थी, मुनरो डॉक्ट्रिन, ठीक है, थॉमस मुनरो करके उनके जो पहले के प्रेसिडेंट थे, उन्होंने एक डॉक्ट्रिन दी थी कि कैसे वेस्टर्न हेमिस्फेयर में सिर्फ यूएस का दबदबा रहना चाहिए। तो अब है ना लोग इसको बोल रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप भी वही कुछ कर रहे हैं, और अब इस जो डॉक्ट्रिन उसका नाम उन्होंने डुनरो डॉक्ट्रिन रख दिया है, ठीक है, कि डोनाल्ड ट्रंप के अंदर जो ये यूएस जो है इतना मतलब बोलते हैं ना वेस्टर्न हेमिस्फेयर को डोमिनेट करने के लिए ये सब चीज़ें कर रहा है, उसको वो लोग डॉनरो डॉक्ट्रिन बोल रहे हैं, ठीक है। और मतलब ये देखो मोन्रो डॉक्ट्रिन अगर आप बात करोगे, थॉमस मुनरो जो थे वो 200 साल पुराने, मतलब उनकी फॉरेन पॉलिसी थी। और अब की टाइम पे अगर आप देखोगे जो
मतलब यूएस ने भी किया है। तो ऐसा नहीं है कि यूएस ने कुछ नहीं किया और लोगों को सिग्नल्स नहीं मिल रहे थे। यूएस की जो नई सिक्योरिटी स्ट्रैटेजी आई थी उसमें उन्होंने साफ बोला था कि बेसिकली वेस्टर्न हेमिस्फेयर को वो ही डोमिनेट करेंगे, ठीक है, और जो भी कंट्रीज़ यूएस के इंटरेस्ट के साथ अलाइन नहीं करेंगी, उसकी बात नहीं सुनेंगी, है ना, तो वो उनके खिलाफ मिलिट्री फोर्स यूज़ करेगा। और उन्होंने ये दिखाया भी है, चाहे वो सीरिया हो, नाइजीरिया हो, ईरान को भी धमकी दी हो कि अगर आपने प्रोटेस्टर्स के ऊपर क्लैम डाउन किया तो हम आप पे अटैक कर देंगे, ठीक है। ईरान की चाहे न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ के ऊपर अटैक करना ही क्यों ना हो, कैरिबियन में जो उन्होंने अटैक्स करे और 100 लोगों की डेथ हो चुकी है, येमन में जो वो लोग सपोर्ट कर रहे हैं ना, सोमालिया में भी आपको पता है कि यूएस इन्वॉल्व है। तो हर जगह अगर आप देखोगे तो यूएस का इतना भारी इन्वॉल्वमेंट कहीं ना कहीं इस डॉक्ट्रिन को वापस रिवाइव कर रहा है, ठीक है। और ये तो मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि कैसे यूएस जो है बेसिकली, मतलब अब उन्होंने मेक्सिको, क्यूबा, है ना, इनको भी धमकी दी है। कनाडा को तो ऑलरेडी बोल चुके हैं कि हम इनको अपना राज्य बना देंगे, इनको अलग से कंट्री बनाने की क्या ज़रूरत है। तो वही चीज़ है कि यूएस जो है अपने बैकयार्ड में, एटलीस्ट साउथ अमेरिका को और सेंट्रल अमेरिका को तो वो अपना बैकयार्ड ही समझते हैं। और उसमें बेसिकली वो चाहते हैं कि सिर्फ और सिर्फ अमेरिका का इन्फ्लुएंस रहे। और ट्रम्प जब से वापस आए हैं फिर से ये मागा जो शब्द है, ठीक है, मेकिंग अमेरिका ग्रेट अगेन, ये फिर से ऊपर आ चुका है, ठीक है। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि देखो, कोशिश यही की जा रही है कि वेनेजुएला के साथ मिलके कैसे वहाँ पे इंटरिम गवर्नमेंट लगा के स्टेबिलिटी के साथ सिर्फ ऑयल को ड्रिल किया जा सके। क्योंकि आपको पता है ट्रम्प का जो वो रहता है, उनका जो स्लोगन रहता है वो है ड्रिल बेबी ड्रिल, ठीक है। तो इसमें कहीं ना कहीं जो मतलब वेनेजुएला का पूरा चीज़ है वो अभी सामने निकल के आएगा। फिर हम चलते हैं थोड़े से स्टेट फाइनेंसेस के ऊपर। इस पे ना एक दो आर्टिकल्स आए हैं आज। जैसे एक आर्टिकल तो सिर्फ तमिलनाडु के ऊपर है, उस पर अपन फोकस नहीं करेंगे। बट देखो, मुझे जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो बताना है। अल्टीमेटली चाहे आप स्टेट की बात करो चाहे आप सेंटर की बात करो, देखो दो चीज़ें होती हैं। एक होता है आपके पास रेवेन्यू की, आपकी इनकम कहाँ से आ रही है, और एक होता है आपका एक्सपेंडिचर, खर्चा किस पे हो रहा है। अब रेवेन्यू जैसे आप पढ़ते हो, ये बेसिकली आपका जो एक तो होता है जैसे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, और एक होता है कैपिटल एक्सपेंडिचर। जैसे अगर मैं आपसे बात करूँ कि इनकमिंग कहाँ से आई आपकी, तो एक आपकी रेवेन्यू अर्निंग्स होती है, एक आपकी कैपिटल अर्निंग्स होती है। एक्सपेंडिचर भी आपका रेवेन्यू हो सकता है, कैपिटल हो सकता है। अब हो क्या रहा है, जैसे आप तमिलनाडु, यूपी, बहुत सारी हरियाणा वगैरह स्टेट्स देखोगे तो इनका जो एक्सपेंडिचर है ना वो बढ़ता जा रहा है, ठीक है। अब लोग ऐसा बोल रहे हैं जो ये फ्री बी कल्चर आता है, इलेक्शंस आते हैं, कैश ट्रांसफर्स हो रहे हैं, ठीक है, वोटर्स को लुभाने के लिए जो स्कीम्स वगैरह चालू करी जाती हैं, तो उस वजह से क्या होता है, इनका एक्सपेंडिचर बढ़ता है। और रेवेन्यूज़ कोविड के बाद थोड़े से हिट हो गए थे, स्टैगनेंट हो गए थे, जीएसटी में रेट कट्स वगैरह भी हुए, तो रेवेन्यूज़ उतनी तेज़ी से बढ़े नहीं। ऊपर से आप देखोगे सेंटर ने अपना कंपनसेशन सेस वगैरह जो होता है वो बंद कर दिया है। तो कहीं ना कहीं और इनको अलाउ किया था कि आप बाहर से और फंडिंग ले सकते हो। तो इन स्टेट्स का जो डेट टू जीडीपी है वो बढ़ गया है, और डेट बढ़ेगा तो ऑब्वियसली इंटरेस्ट बर्डन होता है वो बढ़ गया है, ठीक है। और इतना तेज़ी से बढ़ रहा है कि इनके रेवेन्यूज़ जो हैं वो इस चीज़ को फुलफ़िल नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो वही चीज़ होती है कि आप फिगर्स, जैसे अगर मैंने 22 लिखा तो 22 फिगर का अपने आप में कोई मतलब नहीं है, लेकिन अगर मैं 22 आउट ऑफ 24 लिखूँ और 22 आउट ऑफ 100 लिखूँ तो आप इन फिगर्स का कुछ सेंस बना सकते हो। तो एब्सोल्यूट फिगर्स जो होते हैं ना वो कुछ बताते नहीं है कि आपका एब्सोल्यूट डेट इतना है, कंट्री का जीडीपी इतना है, नहीं। जीडीपी का ग्रोथ रेट कितना है वो देखो, एब्सोल्यूट डेट का जीडीपी से क्या लेना देना है वो देखो, तभी तो आपको समझ में आएगा। भाई किसी का डेट बहुत ज़्यादा है, जैसे एडवांस कंट्रीज़ हैं, डेवलप्ड कंडीशंस हैं, उनका डेट बहुत ज़्यादा रहता है, लेकिन क्योंकि उनकी कंट्री के पास फिजिकल स्पेस इतना अच्छा है, ठीक है, आप देखोगे उनका ग्रोथ रेट अच्छा है, वो मार्केट में एक हाई स्टेबिलिटी कमांड करती हैं, तो उनके जो डेट चुकाने की पावर है ना वो भी ज़्यादा है। तो यही चीज़ स्टेट्स के लिए भी लागू है, तो वही चीज़ हमें देखनी होती है। फिर यहाँ पे एक आर्टिकल आया है, दिल्ली के विंटर पोल्यूशन में जो सुपर बग्स पल रहे हैं। अभी सुपर बग्स क्या होते हैं, कभी आपने सोचा है कि पहले जो मॉन्टेक हमें एक बार में असर कर जाती थी, अब वो आप देखोगे मॉन्टेक असर ही नहीं कर रही है, हमारा जुकाम जा ही नहीं रहा है। तो इसको बोलते हैं एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस। ये क्या होता है, बेसिकली आपने मॉन्टेक ली, आपने जिस बैक्टीरिया वायरस के खिलाफ लिए, पहली बात तो वायरस पे इफेक्ट होगी नहीं, आपने जो बैक्टीरिया के खिलाफ ली है वो, ठीक है, तो वो बैक्टीरिया क्या हो गया है, वो रेजिस्टेंट हो गया है, क्योंकि आपने मेडिसिन से इरेगुलरली ली, ठीक है, समय से पहले ली, पूरा कोर्स कंप्लीट नहीं किया, फिर आप ऐसे ही ओवर द टॉप बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के लेके आ गए, आपने खुद ही खा ली, ठीक है। प्लस आप देखोगे आपके हॉस्पिटल्स वगैरह से जो वेस्ट आया जिसमें बहुत सारी एंटीबायोटिक्स होती है वो ऐसी फ्लश हो रही हैं, पानी में मिल रही हैं, एनवायरनमेंट में जा रही हैं, ठीक है, उनका प्रॉपर डिस्पोजल नहीं हो रहा है। ये गंगा स्नान और ये जो कुंभ मेला वगैरह हुआ वहाँ पे भी कितने सारे लोग थे, एंटीबायोटिक्स वगैरह का जो यूज़ था, उनका जो परसेंटेज था वो वहाँ पे वो पानी में कितना हाई मिला था। प्लस आप देखोगे प्रॉपर वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम्स नहीं है, तो जिस वजह से क्या हो रहा है, अल्टीमेटली जो ये एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस है ना वो आप देखोगे बहुत तेज़ी से फैल रहा है। और ये जो बग्स होते हैं जैसे बैक्टीरिया, वायरस या कोई भी ऐसे पैथोजेंस जो एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस डेवलप कर लेते हैं, उसको वो क्या बन जाते हैं, सुपर बग्स। सुपर बग्स क्या होते हैं, ये बहुत डिफिकल्ट होते हैं ट्रीटमेंट के लिए, क्योंकि इनके जो फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट हमारे पास अवेलेबल होते हैं, मेडिसिन वो इन पे काम ही नहीं करती हैं। तो इसके लिए क्या होता है, फिर नया रिसर्च, R&D, इनोवेशन, ये सब करना पड़ेगा और सुपर बग्स को ट्रीट करना पड़ेगा। तो दिल्ली के पोल्यूशन में क्या हो रहा है, जितना ज़्यादा पार्टिकुलेट मैटर होता है ना उतने ज़्यादा ये सुपर बग्स वहाँ
से चिपक के रहते हैं। तो यही चीज़ बताए जा रहे हैं कि अभी एक स्टडी करी गई थी, ठीक है, जेएनयू में। वहाँ पे उन्होंने ये बोला है कि दिल्ली का जो पोल्यूशन है ना, इस वजह से कहीं ना कहीं वो एक हॉटबेड बन गया है ये सुपर बग्स का, ठीक है। उन्होंने एयर सैंपल्स वगैरह कलेक्ट करे थे और वहाँ पे एक ये नाम जैसे स्टेफिलोकोकाई, ये रहा स्टेफिलोकोकाई करके एक बैक्टीरिया होता है, ठीक है, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट। ये इनका जो प्रेजेंस था बहुत ज़्यादा मिला इनको, बोथ इंडोर एंड आउटडोर। एंड इसलिए कहीं ना कहीं वो बता रहे हैं कि कैसे लोग इतने ज़्यादा वल्नरेबल हो गए हैं कि अभी जो वायरस आता है, वायरल फीवर चढ़ता है, पहले 3-3 दिन में ख़त्म होते थे, अब 11-11 दिन चल रहे हैं, ठीक है। इनफैक्ट इनकी कॉम्प्रोमाइज इम्यूनिटी है, जैसे बच्चे हो गए, एल्डरली लोग हो गए, कैंसर ट्रीटमेंट वाले हो गए, HIV एड्स हो गए। तो ऐसे लोगों को तो और बच के रहना चाहिए क्योंकि इनकी इम्यूनिटी ऑलरेडी कॉम्प्रोमाइज्ड है। तो इनको छोटा सा भी अगर कोई बीमारी हुआ तो बहुत लंबा चलता है, ठीक है। अगर आप स्टेफिलोकोकाई बैक्टीरिया की बात करोगे तो इनको स्टैफ बोलते हैं और ये ऐसे क्लस्टर्स में चलते हैं, ठीक है। ये क्या होता है कि जैसे किसी ने स्नीज करा तो उनकी जो ड्रॉपलेट्स हो गई या फिर आप उनके डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में आ गए तो उसके थ्रू भी ये फैल सकता है इन्फेक्शन, ठीक है। और ये बेसिकली आपके स्किन इशूज से लेकर आपको न्यूमोनिया, सेप्सिस कुछ भी कॉज कर सकते हैं। बहुत सारे तरीके के स्टेफिलोकोकाई होते हैं, ऐसा नहीं है कि हर कोई डेंजरस है। बहुत सारे लोग एसिम्टोमेटिक भी होते हैं, होता है, पर वो मतलब आपको पता नहीं लगेगा, कुछ आप देखोगे। लेकिन डेंसली पॉपुलेटेड एरियाज़ हो गए, हॉस्पिटल्स हो गए, वहाँ पे आपको स्टेफिलोकोकाई का जो प्रेजेंस होता है वो ज़्यादा देखने को मिलता है, ठीक है। और ये जो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट है, इससे क्या होता है, आपका ट्रीटमेंट ऑप्शन लिमिट हो जाएगा, ठीक है। इससे आपका जो कॉम्प्लिकेशन है वो और ज़्यादा बढ़ जाएंगे, आपका ट्रीटमेंट भी और महंगा हो जाएगा। तो वो यही बात कर रहे हैं कि ये एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस इतना बढ़ कैसे रहा है, क्योंकि मैंने आपको बताया ना, आप डोजेज ले लेते हो, बिना डॉक्टर के कंसल्टेशन के ले रहे हो, कोर्स पूरा नहीं कर रहे हो, ठीक है, ऐसे उठा के बस कभी भी खा लेते हो। आपको मतलब है ना सिमिलर सिम्टम्स आते हैं तो आपको ऐसे ही नहीं खानी चाहिए डॉक्टर से बिना पूछे। और एंटीबायोटिक्स तो एकदम लास्ट ऑप्शन होना चाहिए आपका, ठीक है। आप उनको कई बार आपको पता है वो खानी नहीं होती दवाई, तो आप क्या करते हो, एंटीबायोटिक्स को फ्लश कर देते हो टॉयलेट में, तो इस वजह से वो सॉइल वाटर वहाँ पे सीवेज में मिक्स हो जाते हैं। प्लस आप देखोगे हॉस्पिटल्स वगैरह में भी ढंग से डिस्पोजल नहीं हो रहा है, तो इस वजह से वहाँ पे जो ड्रग डिस्पोजल और कलेक्शन मेथड्स हैं वो अच्छे नहीं है, तो एंटीबायोटिक्स फिर से आपके एनवायरमेंट में मिल रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आइडिया यही है कि एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस को रोकने के लिए पहले अवेयरनेस फैलाओ, ठीक है, उसके बाद उनका जो यूज़ है उसको थोड़ा सा रिस्ट्रिक्ट करो, ठीक है। तो ये चीज़ें हमें अपनानी पड़ेंगी। फिर ये एक बहुत ही ब्यूटीफुल सा आर्टिकल था कि कैसे जो आर्ट थेरेपी है ना वो कैंसर पेशेंट्स को हेल्प कर सकती है। देखो होता क्या है, क्योंकि मेरे बहुत सारे क्लोज फ्रेंड्स हैं, उनके पेरेंट्स को कैंसर हुआ, उनकी डेथ हो गई, तो मैंने उनको खुद देखा है कि भाई 1 साल 2 साल जब तक वो हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट वगैरह ले रहे थे तो उनका लाइफ इतना मैस हो गया था और वो इतने स्ट्रेस में रहते थे, क्योंकि कैंसर पेशेंट में सिर्फ पेशेंट मतलब होता है ना, वो उस चीज़ से नहीं गुजर रहा, इनफैक्ट जो उसके आसपास के लोग हैं, जो केयर टेकर्स हैं, वो भी। तो आर्ट थेरेपी जो होती है वो कैसे कैंसर पेशेंट्स का जो गुस्सा है उसको कम कर देती है, उनका चिड़चिड़ापन कम कर देती है, एंजाइटी कम कर देती है, उनको डिप्रेशन से निकालती है, पॉजिटिव मूड और माइंडसेट वगैरह देती है। इवन उनके हेल्पर्स को भी हेल्प करती है, क्योंकि जब वो अपने पेशेंट्स को देखेंगे इतनी खुशी में, तब उनको भी एक रिलीफ मिलता है और मेडिसिन भी ज़्यादा अच्छे से इफेक्ट करती हैं। तो यही चीज़ बता रखा है कि कैसे जिन पेशेंट्स में आर्ट थेरेपी करी गई थी तो उनके पास पेन, डिप्रेशन ये सब कम मिला है ना। प्लस आप देखोगे कि वरीज कम हो गई, प्रेशर कम हो गया, उनका माइंड जो था वो डाइवर्ट हो गया, जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि इससे पॉजिटिविटी बनी रहती है। ओ वाओ, तो ये है आपका ओपेक प्लस वाला आर्टिकल जो मैं आपको बता रही थी कि ओपेक प्लस की भी मीटिंग हुई थी और उन्होंने डिसाइड किया है कि वो कोई भी आउटपुट जो है उसको चेंज वेंज नहीं करेंगे, सप्लाई जितना है उसे बने रहने देंगे। ऑल्दो आपको अगर लास्ट ईयर से इस साल देखोगे तो क्रूड के प्राइस 18% गिरे हैं फिर भी। और साथ में आपको पता है कि सऊदी और यूएई दोनों ने येमन में अलग अलग ग्रुप्स, जो वहाँ पे इंटरनल वॉर चल रहा है, सिविल वॉर चल रहा है, उसमें अलग अलग ग्रुप्स को बैकिंग करी। तो यूएई लेड जो सेपरेटिस्ट थे, उन्होंने येमेन का एक प्रोविंस है हरमडाता, उसको छीन लिया सऊदी लेड सेपरेटिस्ट से। फिर सऊदी ने वापस, फाइटर्स ने लड़ाई करी और अब उसको यूएई से वापस ले लिया है, ठीक है। तो ये होने के बावजूद भी कि सऊदी और यूएई एक तरफ नहीं है, जनरली आप देखोगे दोनों ही गल्फ कॉपरेशन काउंसिल के मेंबर्स हैं, दोनों के आसपास आप देखोगे नेबर्स हैं, तो एक दूसरे की सुनते हैं। पर ऐसा पहली बार हुआ है कि दोनों एकदम अलग अलग साइड ऑफ वॉर पे थे। तो ये जो ओपेक प्लस मेंबर्स हैं मैं आपको बता रही थी ना, उसमें ओपेक की कंट्रीज आ गई, जैसे सऊदी हो गया, यूएई हो गया, कुवैत हो गया, और प्लस में आ गया रशिया, आपका ओमान वगैरह है ना, अल्जीरिया। तो ये इन्होंने डिसाइड किया है कि वो जो भी प्रोडक्शन था उतना ही रखेंगे। और रशिया के ऑयल पे तो आपको पता ही है सैंक्शंस लगे हुए हैं जब से उसने यूक्रेन पे अटैक किया है। और वेनेजुला का पता नहीं, देखना पड़ेगा क्या होगा, जब से यूएस ने उस पर अटैक किया है। फिर आप देखोगे एक ये न्यूज़ आती है कि आपको पता है कि इंडिया ने, मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था कि जैसे ओमान हो गया, यूके हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, न्यूजीलैंड हो गया, यूएई हो गया, इनके साथ तो अग्रीमेंट्स किए ही हैं, फ्री ट्रेड अग्रीमेंट्स लास्ट 2 सालों में। साथ में आपको पता है एक यूरोपियन फ्री ट्रेड अग्रीमेंट होता है जो बेसिकली 4 कंट्रीज़ हैं, नॉर्वे, स्विट्ज़रलैंड, लिंचनस्टाइन
और आइसलैंड, जो कंट्रीज़ आप देखोगे यूरोप का जो ईयू का है उसका हिस्सा भी नहीं है, तो इनके साथ आप देखोगे इंडिया ने एक ट्रेड अग्रीमेंट साइन किया था ईएफटीए ग्रुप के साथ। ठीक है, और अब इंडिया जो है, जो बाकी बची हुई ईयू कंट्रीज़ हैं उनके साथ आप देखोगे साइन करने की फिराक में है। तो हमने इनको इनवाइट भी किया है रिपब्लिक डे की परेड पे, देखते हैं अब क्या होता है। ओएनजीसी की अगर मैं बात करूँ, बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, क्योंकि यहाँ पे आप कार्बन कैप्चर एंड स्टोरेज की बात करोगे। देखो, दो टेक्नोलॉजीज़ होती है, एक होता है कार्बन कैप्चर स्टोरेज और एक होता है कार्बन कैप्चर यूटिलाइजेशन एंड स्टोरेज। ये है क्या? आप सब बात कर रहे हो कि दुनिया में कितना प्रदूषण बढ़ गया है, CO2 के जो लेवल्स है वो बढ़ गए हैं। आपने कीलिंग कर्व का नाम सुना होगा एनवायरनमेंट में, जब आप पर्यावरण पढ़ते हो तो आपने कीलिंग कर्व का नाम सुना होगा। ये कीलिंग कर्व क्या है? बेसिकली मोना लिया, मोना कोआ, आपने दो वॉल्केनोज के नाम सुने होंगे जो फ्लड बसाल्ट वॉल्केनोज हैं हवाई में। ठीक है, या आप स्टैटिक ज्योग्राफी में पढ़ते हो, तो वहाँ पे एक ऑब्जर्वेटरी बना रखी है। वो क्या करती है, CO2 का जो कॉन्सेंट्रेशन है अपने एटमॉस्फेयर में उसको मेजर करती है PPM में। तो होता क्या है कि वो ऐसे 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 ऊपर नीचे कर करके, तो ये ऊपर की तरफ जा रहा है। तो पहले 100, 200, 300, अब आप देखोगे हमारा जो कॉन्सेंट्रेशन है वो 480, 440 PPM क्रॉस कर गया है। हाईएस्ट CO2 का कॉन्सेंट्रेशन है। अब CO2 के कॉन्सेंट्रेशन से क्या होता है, क्योंकि CO2 क्या है, एक ग्रीन हाउस गैस है, जिस वजह से क्या होता है, हमारे पर्यावरण का टेम्परेचर बढ़ता है, जिसको अपन ग्लोबल वार्मिंग बोलते हैं। ठीक है, तो ये CO2 एमिशंस जो हैं, अपन जब बात करते हैं कि हमें टेम्परेचर इंक्रीज कम करना है, जैसे आप पेरिस क्लाइमेट डील में आपने बोला कि हम ये जो टेम्परेचर राइज हो रहा है, जो ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, इसको 1.5 डिग्री तक लिमिट करने की कोशिश करेंगे, मतलब 2 डिग्री तक कोशिश करेंगे, और 1.5 डिग्री हो पाए तो सोने पे सुहागा है। ठीक है, तो ये आप कैसे करोगे? पहली बात तो जो नए एमिशंस हो रहे हैं उसको रोकोगे। ठीक है, जो ग्रीन हाउस गैसेस के एमिशंस हो रहे हैं, जिसमें CO2 आएगा, मीथेन आएगा, आपके नॉक्स सॉक्स, ये सारी चीज़ें आ जाएंगी। बट इसके अलावा भी आप क्या करोगे, जो ऑलरेडी एमिशंस हो चुके हैं उनको वापस से नीचे धरती में खींचने की कोशिश करोगे। और यहीं पे कॉन्सेप्ट आता है कार्बन सीक्वेस्ट्रेशन का। किसका? कार्बन सीक्वेस्ट्रेशन का। तो जो CO2 एमिशंस आपके हो चुके हैं उनको आप वापस कैसे सीक्वेस्टर करोगे, एटमॉस्फेयर से लाके वापस उसको खींचोगे, ताकि आप देखोगे एनवायरनमेंट में CO2 कम हो पाए। ओके, तो इसके लिए क्या होता है, एक तो होते हैं नेचुरल तरीके। नेचुरल तरीके जैसे आपने ज़्यादा पेड़ लगा दिए, तो आपको पता है कि पेड़ जो होते हैं वो CO2 लेते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं, फोटोसिंथेसिस वाली प्रोसेस में। तो आपने पेड़ लगा दिए, या फिर आपने जो ओशंस वगैरह होते हैं, पानी में जो अपने फाइटोप्लैंक्टन्स वगैरह उगेंगे, ग्रीन एल्गी वगैरह, वो भी आप देखोगे CO2 को ले पाएंगे, है ना। या फिर आपने मैंग्रोव्स वगैरह उगा दिए। तो एक तो होता है नेचुरल तरीके कि कैसे आप कार्बन को सिक्वेस्टर या फिर CO2 को जो अपने एनवायरनमेंट में है उसको आप वहाँ से कैसे निकालोगे। और दूसरे होते हैं कुछ मैन मेड तरीके। मैन मेड तरीकों में क्या होता है कि आप कार्बन को सिक्वेस्टर कैसे करोगे, कि इसमें अलग अलग तरीके होते हैं। जैसे आपने क्या करा कि एटमॉस्फेयर से CO2 जो होता है, जैसे जहाँ पे आपकी इंडस्ट्री लगी हुई है वहाँ से तो धुआं निकल रहा है, आपने डायरेक्टली उसको भरने वाली कोई चीज़ निकाली और वहाँ से उस CO2 को लिक्विड के साथ मिक्स किया। ठीक है, और उसके बाद उसको नीचे कहीं ग्राउंड में फिक्स कर दिया, अंडरग्राउंड रख दिया। या फिर जो आपके ऑयल की खदानें होती हैं जहाँ से अब ऑयल निकल नहीं रहा है, तो वहाँ पे पंप कर दिया, क्योंकि उनके पास तो बहुत सारी कैपेसिटी है ना। अल्टीमेटली आपने जहाँ से कोयला निकाला है, जहाँ से आपने पेट्रोल या गैस निकाली है, वो सब क्या है, कार्बन के ही फॉर्म है। तो वहाँ पे आप CO2 ईजिली स्टोर कर सकते हो। ठीक है, तो ऐसे करके मैनमेड तरीके होते हैं। जब आप ये वाली प्रोसेस करते हो तो उसको अपन बोलते हैं CCS या फिर CCUS। अब इसमें फ़र्क क्या है, देखो, एक मिनट। तो ये जो CCS होता है, ये होता है कार्बन कैप्चर एंड स्टोरेज। मतलब जो कार्बन आपके एटमॉस्फेयर में था, CO2 आपके एटमॉस्फेयर में था, आपने उसको कैप्चर किया और आपने उसको स्टोर कर दिया। स्टोर कहाँ पे किया? अंडरग्राउंड कर दिया, या फिर डिप्लीटेड ऑयल फील कर दिया, डिप्लीटेड कोल सीम कर दिया। ठीक है, वहाँ पे ऐसी ऐसी जगहों पे स्टोर कर दिया। या फिर एक होता है कार्बन कैप्चर यूटिलाइजेशन एंड स्टोरेज। मतलब आपने कार्बन को कैप्चर किया, यूटिलाइज कैसे करोगे, कि इस कार्बन से बेसिकली एज अ फर्टिलाइजर यूज़ किया और आपने यहाँ पे जो प्लांट्स वगैरह उग रहे थे वहाँ पे दे दिया। और फिर जब प्लांट्स वगैरह कटेंगे उसके बाद जो एमिशन निकलेगा उसको फिर आप स्टोर कर लोगे। तो अलग अलग टेक्निक्स होती हैं, CCS और CCUS। ठीक है, तो अभी क्या हुआ है, ये पूरी कहानी मैं क्यों सुना रही हूँ आपको, जो अपनी ONGC कंपनी है ना, उसने क्या करा है, उनके जो ये चल रहे थे यहाँ पे, ये वाला दहेज, सॉरी, उनका एक वो है, गंधार रीजन में ऑयल फील्ड है जो डिप्लीटेड है, वहाँ से कोई तेल वेल नहीं निकलता है। तो वहाँ पे वो बेसिकली अपना पहला कार्बन कैप्चर और स्टोरेज पायलट प्लांट चलाएंगे। ठीक है, और इसमें वो क्या करेंगे, तो जो दो कुएं थे जहाँ से पहले तेल निकलता था, अब वहाँ से कोई तेल निकलता नहीं है, ख़त्म हो चुका है। तो वहाँ पे बेसिकली ये 100 टन CO2 पर डे उसमें स्टोर करना चालू करेंगे। ठीक है, और ये जो CO2 होगा वो कहाँ से आएगा, कहीं से कैप्चर भी तो करना पड़ेगा। तो जो दहेज में ONGC का प्लांट है, ठीक है, उनका जो हज़ीरा वाला प्लांट है, एक तो हज़ीरा वाला, एक दहेज वाला, वहाँ से जो उनके एमिशंस आते हैं
उसको लेंगे और उनको ट्रांसपोर्ट करेंगे गंधार वेल्स तक और वहाँ पे बेसिकली उनको स्टोर किया जाएगा। तो ये फिर ओएनजीसी का पहला कार्बन कैप्चर एंड स्टोरेज प्रोजेक्ट होगा। बहुत बड़ी बात है क्योंकि 100 टन पर डे अगर आप CO2 निकाल लोगे तो लगभग ओएनजीसी बोल रहा है हम पूरे ग्रीन ही बन जाएंगे, क्योंकि जितना वो एमिशन कर रहे हैं अगर वो उतना कहीं और स्टोर कर पाएँ तो नेट्स तो आप देखोगे वो ग्रीन हो जाएंगे। फिर इनकम टैक्स को लेके आप देखोगे एक तो 1961 का एक्ट होता है जो हम बार बार बात करते हैं, और एक आप देखोगे आपका 2026 में एक मेजर रिफॉर्म्स आने वाले हैं। तो जो इनकम टैक्स के मतलब हेड हैं वो ये बोल रहे हैं, CBDT के जो हेड हैं, कमर्शियल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस, वो ये बार बार बोल रहे हैं कि कैसे आप प्रिपेयर रहो। ऑफिशियल्स को बोल रहे हैं कि आपको ढंग से लागू करना है, इसकी अवेयरनेस फैलानी है और आपको मतलब कॉन्फिडेंस के साथ इन नई रिफॉर्म्स को लागू करना है। ठीक है। फिर एक न्यूज़ आती है कि नया साल शुरू हुआ है तो आपको लगता है कि अच्छा आउटलुक होगा, इंडिया में निवेश आएगा, पर इनफैक्ट क्योंकि पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी इतनी ज़्यादा है, आपको पता है वॉर्स इतने चल रहे हैं, डॉलर रुपी की वॉलेटिलिटी इतना ज़्यादा है, करेंसी हमारी इतनी डेप्रिशिएट हो चुकी है, तो जो हमारे फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स होते हैं उन्होंने करीबन 7,600 करोड़ रुपए जस्ट 2 दिन में निकाल लिए हैं बाहर इंडिया से। ये अच्छी चीज़ नहीं है, एक अच्छा संकेत नहीं जाता है, इससे वॉलेटिलिटी और बढ़ती है, रुपी का डेप्रिसिएशन और होता है। अब देखते हैं कि आगे क्या देखने को मिलेगा। ये एक न्यूज़ आई थी जो अपन ने कल पढ़ी थी, जहाँ पे मैंने बताया था ना कि एक्स का जो AI टूल है उनका ग्रॉक AI, उसको लेके उसको यूज़ करके बहुत सारे लोग जो थे उनकी वेबसाइट पे ऑब्सीन कंटेंट चाइल्ड और वेमेन का है ना, पब्लिक फिगर्स के और सेक्सुअलाइज इमेजेस वो सब बना रहे थे बिना उनकी कंसेंट के। तो उसको लेके सरकार ने इनको लिखा था कि 72 से 72 घंटे में बताइए कि क्यों आपने इनके खिलाफ एक्शन नहीं लिया और क्या आपके खिलाफ हमें एक्शन लेना चाहिए। आपके जो सेफ़ हार्बर रूल्स हैं वो हमें, जो आपको सेफ़ हार्बर का क्लॉज मिला हुआ है वो ब्रेक कर दें। ज़रा कमेंट सेक्शन में बताना सेफ़ हार्बर क्या होता है। तो इसको लेके एक्स ने, इलॉन मस्क ने रिप्लाई किया है कि हम पूरा कोऑर्डिनेट करेंगे और ऐसे अकाउंट जिन्होंने ऐसा कुछ किया उनको सस्पेंड कर देंगे और कंटिन्यूसली वॉच आउट करेंगे कि ऐसा कोई ऑब्सीन कंटेंट हमारे प्लेटफॉर्म को यूज़ करके कोई नहीं बना रहा है। ठीक है। फिर इडाई की तरफ से एक बड़ी खबर आती है क्योंकि उनकी एक रिपोर्ट आई थी, उसमें वो बता रहे हैं कि कैसे ये जो इंश्योरेंस में कंप्लेंट्स होती हैं वो बढ़ गई हैं। ऑल्दो लाइफ इंश्योरेंस सेगमेंट में कंप्लेंट्स नहीं बढ़ी हैं, लेकिन ये वाली जो कंप्लेंट्स होती हैं ना जो अनफेयर बिजनेस प्रैक्टिसेस के लिए होती हैं वो आप देखोगे तेज़ी से बढ़ी हैं। तो कहीं ना कहीं जो इडाई है ना वो ये प्रॉब्लम बता रही है कि जो मिस सेलिंग होती है कि आपको बोलते कुछ और है, फिर इंश्योरेंस जब क्लेम करने का टाइम आता है तो आपको मिलता ही नहीं है। इस वजह से क्या होता है कि लोग अपनी पॉलिसीज़ को रिन्यू नहीं करते, और जब वो रिन्यू नहीं करते तो लैप्स रेट बढ़ जाता है। ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं एक प्रॉब्लम है जो एडाई बोल रहा है हमें सॉल्व करने की ज़रूरत पड़ेगी। दूसरा, आपको पता है कि इंश्योरेंस रिलेटेड मैंने आपको 2-3 टर्म सिखा रखे हैं। एक है तो इंश्योरेंस पेनिट्रेशन, मैंने आपको बहुत बार बताया है। एक है इंश्योरेंस डेंसिटी। मैंने आपको बताया था कि पेनिट्रेशन जितना भी वर्ल्ड का है उसका आधा है, तो 7-8% है, तो इंडिया का जस्ट 3.7% है। उसमें भी लगभग 2.5% अगर आप देखोगे तो वो तो सिर्फ लाइफ इंश्योरेंस है। नॉन लाइफ इंश्योरेंस जो होता है जिसमें आपका हेल्थ और बाकी चीज़ें आती हैं वो बहुत कम है। ठीक है। अगर मैं इंश्योरेंस डेंसिटी की बात करूँ तो अगर वर्ल्ड का मैं प्रीमियम देखूंगी 150 के आसपास है, तो इंडिया में सिर्फ 97 या $95 ही है। ऑल्दो ये इंक्रीज़ हुआ है $70-72 से, लेकिन फिर भी आप देखोगे बहुत कम है। और इसमें भी वही चीज़ है, लाइफ इंश्योरेंस का है $70-72, तो बाकी 25-25 डॉलर ही है जो नॉन लाइफ इंश्योरेंस का है, तो बहुत ही कम है। तो अल्टीमेटली अगर मैं आपसे इंडिया में बात करूँ तो याद है आपको इंडिया में जो इंश्योरेंस सेक्टर के रिफॉर्म बिल आया था उसमें यही बोला गया था, एक तो कंपटीशन खोल दिया जाएगा, FDI 100% कर दिया जाएगा, बाहर की कंपनीज आ पाएंगी, मर्जर एक्विजिशन हो जाएंगे। ठीक है। इंडिया में आप देखोगे टॉप 50 कंपनीज जो इंश्योरेंस वाली वो कोई है ही नहीं। लाइफ इंश्योरेंस में सिर्फ LIC है, री इंश्योरेंस का बिजनेस नहीं है। तो जो इंश्योरेंस रिफॉर्म्स बिल थे ना वो इसलिए लाए गए थे। इससे क्या होगा, पेनिट्रेशन भी बढ़ेगा, डेंसिटी भी बढ़ेगी, लाइफ और नॉन लाइफ दोनों में आप देखोगे आपको नई नई हरकत देखने को मिलेगी। ठीक है। फिर एक ये आर्टिकल है नैनोबॉट से कैंसर ट्रीटमेंट को लेके। ये बेसिकली एक प्रोफेसर हैं, इनको इस बार डॉक्टर अम्बरीश घोष, इनको टाटा ट्रांसफॉर्मेशन प्राइज़ मिला है 2025 का, और ये IISc में प्रोफेसर हैं। इन्होंने बेसिकली क्या करा है, कैंसर का जो ट्रीटमेंट होता है नैनोबॉट्स के थ्रू वो करने के लिए बताया है। अब इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, देखो आप सबको पता है कि कैंसर ट्रीटमेंट ऑल्दो बहुत सारी टेक्निक्स आई हैं, जैसे आपने प्रोटॉन थेरेपी के बारे में सुना होगा, फिर आपने कीमोथेरेपी के बारे में सुना होगा। ठीक है। आपने गोल्ड जो अपने नैनो पार्टिकल्स होते हैं उनके बारे में सुना होगा। बट ये जैसे प्रोटॉन थेरेपी, गोल्ड नैनो पार्टिकल्स, ये सब क्या है, एक्सपेरिमेंटल फेज़ में है। अभी भी आप देखोगे इनका लार्ज स्केल यूज़ नहीं है, कुछ पर्टिकुलर टाइप ऑफ कैंसर में ही आप यूज़ कर सकते हो और सारे हॉस्पिटल्स के पास है भी नहीं। तो वाइडली जो यूज़ आपकी थेरेपी यूज़ होती है वो है कीमोथेरेपी, जिसमें आप कीमो रेडिएशंस देते हो
इस वजह से क्या होता है, आपने देखा होगा कि कीमो में जैसे आपका कहीं भी बॉडी का कोई भी कैंसर हो, आपके बाल उड़ जाते हैं, ठीक है, आपकी बॉडी वीक पड़ जाती है और जो बाकी पार्ट्स होते हैं वो भी खराब हो जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि कीमोथेरेपी में जो आप रेडिएशन दे रहे हो, सपोज करो कि आपकी बॉडी में ट्यूमर यहाँ पे है, तो ये ट्यूमर वाले सेल्स तो मरते ही हैं, लेकिन इसके आसपास के जो हेल्दी सेल्स होते हैं ना, वो भी कहीं ना कहीं डैमेज हो जाते हैं इस रेडिएशन की वजह से। तो अल्टीमेटली जो अभी कैंसर ट्रीटमेंट में जितनी भी थेरेपीज मतलब इजाद किए जा रहे हैं, इनोवेट किए जा रहे हैं, वो इसी तर्ज पे हैं कि कैसे ये जो थेरेपीज बने वो एकदम डायरेक्टेड हों कि सिर्फ ये कैंसर सेल्स या ट्यूमर सेल्स को मारें और ये जो हेल्दी सेल्स हैं उनको इम्पैक्ट नहीं करें। इससे क्या होगा, कैंसर ट्रीटमेंट डायरेक्ट बन जाएगा, है ना, डायरेक्टेड होगा। इससे हेल्दी सेल्स नहीं भरेंगे, प्रोलॉन्ग कॉस्टिंग भी कम हो जाएगी और लॉन्जिटिविटी जो होती है ना लोगों की, वो बढ़ जाएगी क्योंकि आपके हेल्दी सेल्स लाइव रहेंगे। तो इसी तर्ज पे आप देखोगे इनका जो एक पूरा ये है कि हम नैनो बॉट्स यूज़ करेंगे। ऐसा समझो कि मिनी रोबोट्स जिनको आप ब्लड स्ट्रीम से, ठीक है, डायरेक्टली ट्यूमर तक भेज सकते हो और वो ट्यूमर पे जाके ही आपका ड्रग रिलीज करेंगे। तो या तो ये जो नैनो बॉट्स हैं इनकी सरफेस पे या फिर इनकी टिप पे आप, है ना, ये ऐसा एक मेडिसिन टाइप का डाल दोगे जो सीधा कैंसर सेल्स को या ट्यूमर सेल्स को जाके ही वहाँ पे ड्रग को घोलेंगे। और इनको चलाओगे कैसे? तो इनके पीछे ऐसे ही हेलिक टाइप का स्ट्रक्चर होगा, जो ऐसे अपना मोटर जैसा नहीं होता है कि वो मोटर घूमेगी तो ये बेसिकली चलेंगे। तो इनके पीछे एक मैग्नेटिक कॉइल जैसी होगी जिसमें मैग्नेटिक फील्ड की वजह से इसका मूवमेंट होगा, तो ये सीधा आपके कैंसर सेल्स पे की तरफ ही जाएगा। इनफैक्ट ये बोल रहे हैं कि इसमें अगर आप कुछ ऐसा व्यवस्था कर दो कि मतलब जब सपोज करो कि आप कीमो और इन सब का ऑपरेशन कर रहे हो ट्यूमर सेल्स का, तो कई बार क्या होता है आपको ट्यूमर सेल्स लोकेट नहीं होते, लेकिन ये नैनो बॉट्स में अगर आप कोई लाइट वाइट की व्यवस्था कर दो तो इससे क्या होगा कि ये सीधा आपके ट्यूमर सेल्स वाली जगहों पे लाइट कर देंगे। तो इससे जब आप ऑपरेशन कर रहे हो, ऑनको सर्जन जो होगा जब वो ऑपरेशन करेगा तो वो एक्जैक्टली आपकी बॉडी में जहाँ जहाँ लाइट है वहाँ वहाँ पे पता लग जाएगा, अच्छा यहाँ पे ट्यूमर है, तो आप प्रिसाइसली ऑपरेट भी कर पाओगे। ठीक है, तो बहुत मतलब मुझे तो बहुत ही ग्राउंड ब्रेकिंग सा एक ये लगा था, ये मतलब इनोवेशन। तो आगे देखते हैं बाकी ये कितना सक्सेसफुल हो पाते हैं, बट बहुत अच्छी चीज़ है, मतलब बहुत ही अच्छी चीज़ है। और ये बोल रहे हैं कि नैनो बॉड्स जो होंगे ऑब्वियसली सिलिकॉन बॉडी होगी, उसमें पीछे कुछ मैग्नेटिक कनेक्शंस भी होंगे। हाँ, तो इसमें क्या है, कुछ पीछे मैग्नेटिक कनेक्शंस भी होंगे। और ये बेसिकली जो आप सभी सोडियम हाइपोक्लोराइड सोल्यूशन लेते हो, है ना, मतलब इनफैक्ट वो ये बोल रहे हैं कि जो आप रूट कैनाल प्रोसीजर कराते हो ना अपने दांतों में, जिसमें वो आपका उसको भरते हैं, कैविटी वगैरह निकालते हैं, रूट कैनाल करते हैं आपका, तो वहाँ पे आप ये बहुत ही सोडियम क्लोराइड सोल्यूशन लेते हो जो बहुत ही पेन करता है, तो उसकी जगह पे वो बोल रहे हैं कि कैसे आप बैक्टीरिया को नैनोबॉट्स की मदद से मार सकते हो। तो बहुत ही मतलब इनोवेटिव टेक्नोलॉजी है। अब आगे देखते हैं इसका बहुत सारे मेडिकल यूजेस इसके हो सकते हैं। फिर ये वही है कि स्टेट की स्पेंडिंग के ऊपर एक आर्टिकल लिखा गया है। बेसिकली देखो, आपको पता है कि इंडिया में हमारे पास एक FRBM एक्ट आया था जिसको अपन फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी बजट मैनेजमेंट एक्ट बोलते हैं, जो 2003 में आया था। इनफैक्ट RAS मेंस में 2 बार लगातार ये क्वेश्चन आ चुका है FRBM एक्ट के ऊपर। ठीक है, इसके अंदर क्या था, आपने लिमिट किया था कि भाई सरकार का जो फिजिकल डेफिसिट है वो 3.5% होगा। अभी जितना है वहाँ से 3.5% कैसे पहुँचेगा, रेवेन्यू डेफिसिट उसका जीरो होना चाहिए, है ना। बाद में इसको हटा के, रेवेन्यू डेफिसिट को हटा के हमने बोला इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट आपका जीरो होना चाहिए। इसमें जो आपका सरकार का डेट टू GDP रेशियो है वो 60% होना चाहिए, जिसमें 40% सेंटर का रहेगा, 20% स्टेट का रहेगा। ऐसे करके इसमें फिर 0.5% का आपने एस्केप क्लॉज भी दिया था कि भाई कोई वॉर हो जाए, एग्रीकल्चर आउटपुट पूरा गिर जाए, कोई GST से रिफॉर्म्स हो जाए, तो वहाँ पे सरकार अपने टारगेट से 0.5% ऊपर नीचे हो सकती है। ठीक है, तो ऐसे करके FRBM एक्ट में बहुत सारे प्रोविजंस थे। ये FRBM एक्ट आया था 2003 में। ये आया क्यों था? बेसिकली ताकि सरकारें जो हैं, जो इतना हाई तर्ज पे कर्जा ले लेती हैं, क्योंकि उनको लगता है कि हमें तो बस 5 साल निकालने हैं, और फिर आगे की सरकारों पे इतना कर्जा छोड़ के जाती हैं जिस वजह से वो जितना भी रेवेन्यू लाए सारा इंटरेस्ट में जा रहा था। तो इस चीज़ को कंट्रोल करने के लिए, सरकार की फिजिकल स्पेंडिंग पे नजर रखने के लिए, कंसोलिडेशन करने के लिए रेवेन्यूज़ का, हमने फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी बजट मैनेजमेंट एक्ट लाया। अब ये तो सेंटर के लिए था, इसके लिए स्टेट्स के लिए लाया गया था फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी लेजिस्लेशन, जिसको स्टेट्स को लागू करना था अपनी अपनी स्टेट्स में, ताकि वो ये बोल सके कि उनका जो फिजिकल डेफिसिट है ना वो भी 3% ही रहेगा उनके GDP का। मतलब जो स्टेट की GDP है उससे उनका फिजिकल डेफिसिट 3% क्रॉस नहीं करेगा। ठीक है, मतलब 3 से 4% की रेंज में आपको स्टेट का फिजिकल डेफिसिट रखना है। ठीक है, अब हुआ क्या है, एक तो कोविड पैंडेमिक आया, ठीक है, प्लस आप देखोगे सेंटर ने उस टाइम क्या किया था, कोविड पैंडेमिक देखो, ओके वेरी गुड, यहाँ पे हम 2-3 नई चीज़ें समझेंगे। ये आर्टिकल से कितना कुछ सीखने को मिलता है। देखो,
हुआ क्या था कि कोविड-19 पैंडेमिक आया 2020 में, ठीक है? ऑलरेडी आपको पता है 2017 में जीएसटी रिफॉर्म्स आए थे। सरकार ने जीएसटी से होने वाले लॉसेस के लिए कंपनसेशन सेस की अनाउंसमेंट करी थी, और कंपनसेशन सेस से वो लोग जितने भी जो स्टेट्स जिनको लॉस होने वाले थे उसको कॉम्पनसेट करने वाले थे। 2020 से लेकर 2022 तक आपको पता है पैंडेमिक का प्रभाव रहा, मैन्युफैक्चरिंग इतनी रही नहीं, सरकार के खर्चे बढ़ गए, स्टेट हेल्थ जो है वो एक स्टेट सब्जेक्ट है, तो स्टेट्स ने भी बढ़ चढ़ के खर्चा करना पड़ा। अब होता क्या है कि स्टेट्स का जो फिजिकल डेफिसिट था, रेवेन्यू तो ऑलरेडी घट गए क्योंकि कोई एक्टिविटी हो नहीं रही थी और एक्सपेंडिचर बहुत तेज़ी से बढ़ गया, इस वजह से स्टेट्स के फिजिकल डेफिसिट ऑलरेडी ओवरशूट कर गए। बट सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम क्या थी कि स्टेट के पास रेवेन्यूज़ नहीं थे, तो उनको फिर डेट लेना पड़ा। अब आपको पता है कि स्टेट जिनके पास पहले से ही कर्जा है, अगर उनको एक्स्ट्रा डेट लेना होता है तो उनको सेंटर से परमिशन चाहिए होती है। सेंटर ने उस टाइम क्या करा, दो तीन चीज़ें करी उन्होंने। एक तो कॉम्पनसेशन सेस के बदले मतलब सरकारों को कुछ कुछ पैसा दिया। जैसे उन्होंने 50 ईयर्स के इंटरेस्ट फ्री लोन, अगर आप कैपेक्स स्पेंडिंग करते हो, कैपिटल एक्सपेंडिचर करना चाहते हो, कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना चाहते हो, तो स्टेट्स को 50 साल के लिए इंटरेस्ट फ्री लोन्स दिए, ठीक है। प्लस आप देखोगे सेंटर ने स्टेट्स को बोला कि अगर आप कुछ कुछ रिफॉर्म करोगे तो जितना सपोज आप पैसा बोरो कर सकते थे उसमें हम एडिशन करते जाएंगे कि आप एडिशनल बोरोइंग कर सकते हो। जैसे अगर आपने पावर सेक्टर रिफॉर्म्स किए, आप उदय स्कीम को ढंग से इंप्लीमेंट किया, तो आप 0.5% एडिशनल बोरोइंग कर सकते हो। वैसे वन नेशन वन इन टैक्स है ना, ऐसे बहुत सारे उन्होंने रिफॉर्म्स करे, तो उससे लगभग आप देखोगे स्टेट्स को 3.5 लाख करोड़ टोटल मिला के वो लोग एक्स्ट्रा बोरोइंग कर सकते थे, ठीक है। प्लस आप देखोगे सेंटर ने उन्हें अलाउ किया कि वो एडिशनल फंड्स रेज कर सकते हैं, ठीक है, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ वगैरह मतलब लाके, और उसके थ्रू भी वो एडिशनल फंड्स ले सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आ जाओ इस आर्टिकल पे। तो अब ये जो आर्टिकल है अदिति नायर जी के द्वारा लिखा हुआ है, वो ये यही बता रही हैं कि कैसे 21 से 25 के बीच में जो सरकार ने एडिशनल बोरोइंग की परमिशन दी थी स्टेट्स को, इस वजह से स्टेट्स का जो फिजिकल डेफिसिट है वो 3 से 4% के ज़्यादा हो चुका है। मतलब उनकी बेस बोरोइंग लिमिट से काफ़ी ज़्यादा है। और वो बेस बोरोइंग लिमिट से कैसे बढ़ा, क्योंकि सरकार और 15th फाइनेंस कमीशन दोनों ने बेसिकली बहुत सारे उनको एक्स्ट्रा एडिशनल बोरोइंग के लिए कंडीशंस लगा लगा के स्टेट्स को एक्स्ट्रा पैसा दिया, कि इंटरेस्ट फ्री लोन्स के लिए 3.5 लाख करोड़ फ्री कर दिया, कंपनसेशन सेस के नाम पे 2.5 लाख करोड़ का आपको पता है एक्स्ट्रा लोन सरकार ने स्टेट्स को दिया था। प्लस अगर आप रिफॉर्म्स करोगे तो आप एडिशनल 1.1 लाख करोड़ की बोरोइंग ले सकते हो, ठीक है। प्लस आप देखोगे कि सरकार ने स्टेट्स को बोला कि सपोज करो आपको 1 लाख करोड़ हमसे मिलना था, लेकिन आपने इस साल हमसे 85,000 करोड़ ही लिया, तो आपका जो अनयूटिलाइज फंड है वो आप नेक्स्ट ईयर हमसे ले सकते हो, ठीक है। अब देखो होता क्या है कि जब स्टेट्स खर्चा करती हैं तो इससे मतलब अपन मान के चलते हैं कि कंट्री का इकोनॉमिक ग्रोथ होता है, ठीक है। बट वही है कि जब आप बोरोइंग करते हो तो बोरोइंग से अल्टीमेटली आपका डेट बर्डन भी बढ़ रहा है, इससे आपका इंटरेस्ट का बर्डन जो है वो भी बढ़ता है। अब आपको पता है कि स्टेट्स जो है बहुत सारी, जैसे अभी आसाम में इलेक्शन होने वाले हैं, मैंने आपको पहले ही बताया था उस दिन कि कैसे उन्होंने मेल्स के लिए भी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर या कैश ट्रांसफर स्कीम चालू करी है। प्लस आप देखोगे जो बुरदोलाई स्कीम चल रही थी उनकी महिलाओं के लिए, उसमें उन्होंने जो कैश ट्रांसफर थे वो बढ़ा दिए हैं। तो होता क्या है कि सरकारें, जो स्टेट सरकारें वेलफेयर स्पेंडिंग के नाम पे बहुत सारी स्कीम्स चालू कर देती हैं। कैश ट्रांसफर वुमेन स्कीम वाली हो जाएंगी, लो इनकम हाउस होल्ड के लिए ट्रांसफर हो जाएंगे, पेंशन स्कीम हो जाएगा। तो करीबन अगर आप देखोगे, जैसे इन्होंने बताया है कि जो महिलाओं के लिए कैश ट्रांसफर स्कीम है, जिसकी वजह से आप देखोगे नीतीश कुमार जी वापस से चीफ मिनिस्टर के लिए पोजीशन पे जीत के आए हैं, ठीक है। मतलब इतने सालों से वो वहाँ के चीफ मिनिस्टर ही हैं। तो करीबन ऐसा बोला है कि सारी स्टेट्स का अगर हम ये देख लें कि कितना कैश ट्रांसफ़र उन्होंने वुमेन को किया है, तो लगभग 11 स्टेट्स में ये अमाउंट 1.5 लाख करोड़ के आसपास बैठेगा, जो कि जीडीपी का अगर अपन परसेंटेज देखें तो करीबन 0.8% है, जो कि बहुत बड़ा फिगर है, ठीक है। और इस वजह से क्या होता है, आपका रेवेन्यू डेफिसिट बढ़ता है। देखो मैंने आपको तब भी बताया था, फिर से बताती हूँ। होता क्या है, आपके पास एक मिनट, आपके पास है क्या, आपके पास एक तो होता है कि आपकी इनकमिंग कहाँ से हो रही है ना, और एक होता है आपके एक्सपेंडिचर कहाँ पे हो रहे हैं, ठीक है। तो एक तो होता है आपका मतलब होता है कैपिटल एक्सपेंडिचर, एक होता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ठीक है। तो वैसे ही आपकी जो इनकमिंग होती है रेवेन्यू से हो सकती है और आपके कैपिटल से हो सकती है, ठीक है। अब रेवेन्यूज़ मतलब क्या होता है कि जैसे आपको कहीं से पैसा आ गया ग्रांट्स के फॉर्म में, या फिर आपने टैक्सेस के फॉर्म में जो पैसा कलेक्ट किया, फीस वगैरह, वो सारा ये वाला रेवेन्यू में जाता है। और जो आपका कैपिटल रेवेन्यू होता है वो कौन सा होता है, जो आपने कहीं डिसइन्वेस्टमेंट किया, आपने कोई कंपनी बेची, आपको कहीं से डिविडेंड मतलब कोई आपने एसेट क्रिएट किया, उससे कुछ आ रहा है, तो वो आपका लोन्स वगैरह लिए, वो सारा आपका कैपिटल रेवेन्यू है। अगर मैं एक्सपेंडिचर की बात करूँ तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में क्या आता है, जैसे आपने कोई इंटरेस्ट दे दिया, आपने पेंशन वगैरह दे दी, आपने सैलरीज वगैरह दे दी है ना, डिफेंस पे कुछ खर्च कर दिया, तो वो सारा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। और कैपिटल एक्सपेंडिचर मतलब आपने सड़कें वगैरह इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया है ना,
किसी को लोन्स वगैरह दिए हैं जो वापस कभी आएंगे, तो वो सारा आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर है। अब स्टेट्स क्या कर रही हैं, एक्सपेंडिचर अगर आपका कैपिटल बढ़ता है जिससे आप सड़कें वगैरह बनाओगे तो वो बाद में ऑब्वियसली लोग यूज़ करेंगे, टोल का पैसा आएगा, तो इससे फ़ायदा होता है लॉन्ग टर्म में। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हमेशा कम होना चाहिए, कैपिटल एक्सपेंडिचर बढ़ाना चाहिए, ठीक है। अब स्टेट्स क्या हो रहा है, उनका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बहुत बढ़ रहा है, ठीक है, और कैपिटल एक्सपेंडिचर उतना तेज़ी से नहीं बढ़ा है। तो ये एक कंसर्न की बात है जो इस आर्टिकल में बताई गई है, ठीक है। अब अगर स्टेट्स, मुझे बताओ, अल्टीमेटली आपके पास स्पेंड करने के लिए 100 रुपये हैं। पहले आप 40 रुपये मतलब स्कीम्स पे खर्च कर रहे थे, 60 रुपये आप रोड सड़कें बनाने में खर्च कर रहे थे, ठीक है। अब आपने क्या करा, ये कंपोनेंट 60 कर दिया, तो अल्टीमेटली ये कंपोनेंट तो 40 ही हो जाएगा ना, क्योंकि ऊपर वाला अमाउंट तो फिक्स है। तो अगर आप वेलफेयर स्कीम में ज़्यादा खर्च करोगे तो ऑटोमेटिकली आपको पैसा कहाँ से काटना पड़ेगा, कैपिटल एक्सपेंडिचर से, ठीक है। तो वो वाली चीज़ एक वो वाला एक पॉइंट है जो यहाँ पे देखना पड़ेगा। फिर हम चलते हैं अपने नेक्स्ट आर्टिकल पे, जो एक केस स्टडी है, मुझे बहुत प्यारी लगी। इनफैक्ट आपको जो भी अगर एग्रीकल्चर फॉरेस्ट्री रिलेटेड कोई एग्जाम दे रहा है फॉरेस्ट से रिलेटेड, तो वहाँ पे ज़रूर मेंशन करना। अगर आपका एग्रीकल्चर ऑप्शनल है तो उसके लिए भी बहुत नेसेसरी है ये अशोक गुलाटी दी और इशिता मंडला जी का एक लिखा हुआ आर्टिकल है, जो ये बता रहे हैं कि बीड में जो हुआ है उससे आप फार्मर्स की इनकम कैसे रेज कर सकते हो। बेसिकली ऐसे ऐसे देखो इसको, यहाँ पे बीड एक डिस्ट्रिक्ट है छोटी सी महाराष्ट्र में, ठीक है। वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे एक ऑर्गेनाइजेशन है, एक मिनट मैं दिखाती हूँ यहाँ पे, इसका नाम है ग्लोबल विकास ट्रस्ट। उन्होंने बेसिकली एक सॉर्ट ऑफ एक एक्सपेरिमेंट किया वहाँ पे कि वहाँ पे फार्मर्स की जो इनकम है उसको डबल कैसे किया जाए, ठीक है। और आपको पता है नरेंद्र मोदी जी का स्लोगन, जब वो 2014 में पावर में आए थे तो उन्होंने यही बोला था कि 2022 तक हम फार्मर्स की इनकम को डबल कर देंगे। ऑल्दो अभी तक हो नहीं पाया, पर महात्मा गांधी भी बार बार यही कहते थे कि जो इंडिया है वो एक्चुअली में विलेजेस में रहता है। बट आज अगर आप विलेजेस की हालत देखोगे और फार्मर्स की इनकम देखोगे तो ये कहीं भी बहुत दूर दूर है, जो हमारे इतने सारे नेता वहाँ पे कह के चले गए। तो इन्होंने भीड़ का एक एग्जाम्पल लिया है कि जैसे ग्लोबल विकास ट्रस्ट करके है, वहाँ पे उन्होंने कृषि कुल बनाया था, ठीक है। और वहाँ पे अगर आप देखोगे उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट रन किया, तो वहाँ के जो फार्मर्स थे ना, वो एक ड्रॉट प्रोन रीजन है, ठीक है, वहाँ पे बहुत बार सूखा पड़ता है, और वहाँ के जो फार्मर्स थे वो सोयाबीन और कॉटन उगाते थे। तो यहाँ पे क्या हुआ, इस ग्लोबल विकास ट्रस्ट के जो कृषि कुल है उसने एक एक्सपेरिमेंट किया जहाँ पे उन्होंने लोगों को बोला, फार्मर्स को एनकरेज किया कि आप ये हटा के आप फ्रूट क्रॉप्स उगाइए, पपाया, बनाना, पॉमन ग्रेनेट, है ना, मलबेरी और ये सब। इससे ये हुआ कि कुछ सालों में ही फार्मर्स की इनकम जो थी, जो 87,000 93,000 रुपीज़ थी, वो बढ़ के 3.5 लाख रुपए हो गई, है ना। और साथ में आप देखोगे उनकी जो इनकम थी वो 10 टाइम्स इंक्रीज हुई। अब ऐसा हुआ क्या, तो उसके लिए उन्होंने बोला कि 4 चीज़ें हुई मेजरली। एक, पहला तो जो फ्रूट क्रॉप्स वगैरह थी, इसके लिए आपको क्या चाहिए, आपको ऑब्वियसली, मतलब देखो, आप आओगे किसी फार्मर को बोलोगे आप ये मत उगाओ ये होगा, वो सुनेगा क्या आपकी? नहीं। तो आपको पहले उनके साथ टाइम स्पेंड करना पड़ेगा, उनकी सोशो इकोनॉमिक कंडीशन समझनी पड़ेगी, उनसे उनके साथ एम्पैथी करके डिस्कशंस करने पड़ेंगे, उनकी प्रॉब्लम समझनी पड़ेगी, और उसके बाद आप उनको सोल्यूशन दोगे। और फिर आप समझोगे कि अच्छा उनके पास लैंड साइज इतना छोटा है, तो जहाँ आप 4 ही क्रॉप्स उगा सकते थे वहाँ पे अब आपको क्या करना पड़ेगा, अल्ट्रा डेंस प्लांटिंग करनी पड़ेगी, कि एक ही जगह पे, मतलब होता है ना, 7-8 क्रॉप्स उगे, ताकि अगर कोई फेल भी हो तो उनके पास बाकी 4 क्रॉप से जाने के लिए। तो एक तो अल्ट्रा डेंस प्लांटिंग करी। दूसरा आप देखोगे उनको चाहिए थी सैपलिंग्स, तो ये सैपलिंग्स कहाँ से आएंगी, तो सैपलिंग्स के लिए उन्होंने क्या करा, उन्होंने बोला कि अगर एक एक फार्मर जाके फ्रूट सैपलिंग खरीदेगा तो महंगी मिलेगी, क्योंकि लेकिन इतने सारे सैपलिंग्स एक साथ चाहिए थे, तो उनको रिटेल प्राइस से आधे दाम पे, मतलब 30 रुपये पर, आप देखोगे ऐसा सैपलिंग टाइप का मिल गया, ठीक है। प्लस आप देखोगे इस पे उन्होंने जो CSR फंडिंग होती है, मोतीलाल ओसवाल जो अपना ये नहीं आता शेयर मार्केट वाला, उनसे उन्होंने 25 करोड़ की फंडिंग ली, जिस वजह से फार्मर्स को एक्चुअली में जो ये सैपलिंग्स थी वो 15 रुपये में मिल गई, और एक इंफ्रास्ट्रक्चर भी बन गया जहाँ से वो सैपलिंग्स अब वो बार बार ले सकते हैं नर्सरी बना के, ठीक है। तो ये एक चीज़ उन्होंने, सप्लाई डिमांड वाला चीज़ उन्होंने फुलफिल किया। तीसरा आप देखोगे उनको चाहिए था पानी, तो उसके लिए, क्योंकि फ्रूट क्रॉप्स को चाहिए होता है पानी, तो उसके लिए उन्होंने क्या करा कि जो वहाँ पे ओल्ड चेक डैम्स थे, है ना, फार्म पॉन्ड्स वगैरह थे, उनको रिवाइव करा। उन्होंने बहुत सारे वर्टिकल, लंबे लंबे वर्टिकल शाफ्ट जो होते हैं, रिचार्ज पिट्स, वो बनाए। उसमें उन्होंने फिल्टर किया ताकि सिल्ट और पेबल्स वगैरह, स्टोन्स वगैरह नीचे नहीं जाए, सिर्फ पानी नीचे जाए। इससे हुआ क्या कि जो पानी 400 फीट गहराई तक पहुंच गया था, कई कई जगह पे 80 फीट आ गया। इससे इजीली उनको इरिगेशन करने के लिए, फ्रूट क्रॉप्स को इरिगेशन करने के लिए पानी मिल गया। तो एक एक करके प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो ना। और चौथा चीज़ था बेसिकली ये वाला, एक मिनट, चौथा चीज़ था उनका बैंक्स वाला, कि ये सब काम के लिए चाहिए आपको पैसे। तो उन्होंने क्या करा कि फर्स्ट लॉस डिफॉल्ट गारंटी फैसिलिटी से 1 करोड़ रुपए का लोन लेके फार्मर्स को उन्होंने पैसे उपलब्ध करवाए, ठीक है।
तो अब वो ये बोल रहे हैं कि ये जो पूरा एक्सपेरिमेंट हुआ है ये एक प्राइवेट कंपनी भीड़ जैसे शहर में, ठीक है, इतने सारे फार्मर्स के लिए कर सकती है, जहाँ पे एक अपने को पॉजिटिव रिजल्ट मिला है। तो सरकार क्यों इसमें हस्तक्षेप नहीं करके इसको समझ के, ठीक है, इस चीज़ को और आगे बढ़ा सकती है और इसको एक प्रॉपर एक्सपेरिमेंट की तरह ले सकती है। क्योंकि अब पॉइंट ये है कि हमें पूरी इंटायर वैल्यू चेन, जहाँ पे हमें प्रोसेसिंग, स्टोरेज, ट्रांसपोर्टेशन, है ना, मार्केटिंग, इन सब में हेल्प चाहिए। आपको एक्सपोर्टिंग वगैरह में आपको बहुत सारा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा और यहाँ पे फिर सरकार हेल्प कर सकती है, क्योंकि वो ऑब्वियसली इस चीज़ को एक पॉलिसी की तरह ले सकती है। वो ये बोल रहे हैं कि पहले ये हुआ है वर्गीज कुरियन के टाइम पे, जब आप देखोगे खेड़ा डिस्ट्रिक्ट में अमूल आया था, तो वहाँ पे आपको पता है कि उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया। फिर सरकार, मतलब उस टाइम जो लाल बहादुर शास्त्री जी थे, वो एक रात वहाँ पे रुके, उन्होंने कुरियन साहब से बात करी, उनको समझ में आया कि वाओ, ये तो मिल्क रेवोल्यूशन ला सकता है। उन्होंने नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड को तुरंत फ़ोन किया, उसको स्केल किया और कुरियन साहब को वहाँ बिठा के इंडिया में ऑपरेशन मिल्क चालू होता है, ठीक है, ऑपरेशन वाइट फ्लड। और तो वो ये बोल रहे हैं उस वजह से इंडिया जो है आज 250 मिलियन टन्स के साथ, 250 मैट्रिक टन्स के साथ दुनिया का सबसे बड़ा मिल्क प्रोड्यूसर है। तो वो स्टोरी यहाँ पे भी रिपीट करी जा सकती है, ठीक है। तो ये एक चीज़ है, मतलब इट वॉज़ अ वेरी गुड एक्सपेरिमेंट, मुझे ऐसा लगा कि, और यहाँ पे बहुत कुछ सीखने को भी मिला कि कैसे अगर कोई एक कंपनी भी चाहे तो आप कितना बड़ा रिफॉर्म ला सकते हो। फिर ये एक आर्टिकल है विक्रम मेहता जी का, मुझे पर्सनली बहुत अच्छे लगते हैं इनके आर्टिकल्स। तो इन्होंने लिखा है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में, ठीक है। वो ये बता रहे हैं कि देखो, ये आपके थोड़ा स्टैटिक नॉलेज के लिए भी काम आएगा, क्योंकि एसेस वगैरह में आप ये इन्फॉर्मेशन लिखते हो। आपको पता है विश्व में अभी तक 4 इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुए हैं। जो पहला वाला इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ था वो आया था बेसिकली स्टीम इंजन पे 1776 में, ठीक है। फिर जो दूसरा वाला इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ था वो था टेलीग्राफ, इलेक्ट्रिसिटी, मास प्रोडक्शन पे, कि मास असेंबली लाइन वाला, जो यूके से शुरू हुआ। जो तीसरा इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन रेवोल्यूशन था वो बेसिकली जो आपकी क्रांति आई थी 1970 में आई थी, वो आई थी आपके इंटरनेट पे, है ना, इंटरनेट पे आई थी। और प्लस आप देखोगे वहाँ पे कंप्यूटर्स वगैरह आए थे, आप बेसिकली एनालॉग से डिजिटल की तरफ गए थे और एक सर्विस बेस्ड इकोनॉमी, नॉलेज बेस्ड इकोनॉमी को आपने प्रमोट किया था। और फिर आता है आपका फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, जो शुरू होता है 2010 से, जहाँ पे मशीन लर्निंग, एआई, क्वांटम कंप्यूटिंग, रोबोटिक्स, है ना। बेसिकली पॉइंट ये था कि जैसे वो जो क्लॉस शॉब हैं, जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के हेड हैं, वो डिस्क्राइब करते हैं कि जो फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन है वो है क्या। ऐसा रेवोल्यूशन जिसमें फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल वर्ल्ड्स की जो बाउंड्रीज है ना वो ब्लर हो चुकी हैं, क्योंकि आप मशीन्स को अब आप इन सारी जगहों पे यूज़ कर रहे हो, ठीक है। तो वो है आपका फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। अगर मैं आपके लेमन भाषा में कहूँ तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस, ये बेसिकली आपके फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन को डोमिनेट कर रही है, ठीक है। यहाँ पे क्या हो रहा है, अब वो ये बोल रहे हैं कि सबको डर है कि बिजनेस चेंज हो जाएगा, जॉब्स चली जाएंगी। वो ये बताते हैं कि 4 मेजर चीज़ें हैं जो एक बिजनेस को सक्सेसफुल होने के लिए चाहिए, जो तब भी सेम थी और आज भी सेम है। तो सबसे पहले होती है कॉस्टिंग। देखो, कोई भी बिजनेस जो कॉस्ट अगर ज़्यादा रखेगा अपनी प्रोडक्ट की, तो उस कॉस्ट, मतलब कॉस्ट उसके प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करने की अगर कॉस्ट ज़्यादा है, तो हमेशा प्रेशर में रहेगा कि उसको ज़्यादा पैसे लाने हैं। तो वो बोलते हैं कि डिमिनिशिंग जो रिटर्न्स होते हैं ना वो फॉलो होने चाहिए। मतलब वो ये बोल रहे हैं कि जैसे जैसे आप ज़्यादा प्रोडक्शन करोगे तो आपकी कॉस्टिंग कम होनी चाहिए। और ये एक यूनिवर्सल प्रिंसिपल है। अगर ये यूनिवर्सल प्रिंसिपल की अगर आप फॉलो नहीं कर पाओगे ना, तो वो एक प्रॉब्लम है। वो इसका एग्जांपल देते हैं चाइना। चाइना मैन्युफैक्चरिंग का हब है, तो वहाँ पे क्या होता है कि जब कोई फैक्ट्री डालता है, इतने लार्ज स्केल प्रोडक्शन करता है, तो वहाँ लार्ज स्केल प्रोडक्शन करने की कॉस्टिंग इतनी कम आती है कि चाइना बहुत कम दामों में बहुत अच्छा क्वालिटी प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर पाता है, ठीक है। फिर दूसरा वो फैक्टर बताते हैं बेसिकली आपका, कि आपको जो प्रोडक्ट बनाने के लिए रॉ मटेरियल्स चाहिए, ठीक है, उनका सप्लाई कैसा है, क्या आपके पास उनका कंट्रोल है, ठीक है। अभी कंट्रोल कैसे बना सकते हो, वो बोल रहे हैं कि 19वीं और 20वीं सदी में जो बड़ी बड़ी कंपनीज थी वो क्या करती थी, मोनोपोली और एक्सप्लॉइटेटिव टेक्निक्स को यूज़ करके इस रॉ मटेरियल को अपनी तरफ ही बस खींच के रखती थी। चाइना ने क्या करा, बेसिकली उन्होंने जो रॉ मटेरियल जैसे लैंड, लेबर, पावर, कैपिटल, इलेक्ट्रिसिटी, ये सारी चीज़ें उन्होंने बहुत अच्छी मात्रा में, अच्छे तरीके से वहाँ के बिजनेसेस को दी। जिस वजह से क्या होता है कि उनके जो प्राइसेस थे प्रोडक्ट्स के, वो भी आप देखोगे सस्ते रहे। इंडिया में अगर आप बात करोगे तो हमारे यहाँ पे ये अप्रूवल्स लेने में इतना टाइम लग जाता है, यूटिलिटीज़ आपको मिलती नहीं है, जिस वजह से हमारे जो प्रोडक्ट्स हैं उनका कॉम्पिटेटिव प्राइसिंग भी इतना अच्छा नहीं होता। तीसरा वो बात कर रहे हैं रेगुलेटरी एनवायरनमेंट। आपको पता है कि जैसे यूएस ने उस समय एक एक्सपेरिमेंट लिया था 1911 में। उन्होंने एक बहुत बड़ी ऑयल की कंपनी थी स्टैंडर्ड का ऑयल करके, उसको 34 छोटी छोटी कंपनी में तोड़ दिया, क्योंकि वो मोनोपोली नहीं चाहते थे, ठीक है। और फिर आपको पता है कि प्राइवेटाइजेशन की तरफ यूएस के जो प्रेसिडेंट थे रोनाल्ड रीगन, यूके की प्राइम मिनिस्टर थी मार्गरेट थैचर, जिसको अपन थैचर रीगर इकोनॉमिक्स
भी बोलते हैं, तो उन्होंने कहीं ना कहीं प्राइवेटाइजेशन की तरफ गए। उन्होंने बोला कि सरकार को बिजनेस करना आता ही नहीं है, सरकार मस्ट गेट अवे फ्रॉम द बिजनेस। ठीक है, बिजनेस में प्रॉब्लम इसलिए नहीं हो रही है क्योंकि बिजनेस में प्रॉब्लम है इसलिए सरकार नहीं है, बिजनेस में प्रॉब्लम ही सरकार की वजह से हो रही है, तो सरकार को बाहर करो। तो कहीं ना कहीं रेगुलेटरी एनवायरमेंट अच्छा करने की जरूरत है। और चौथा वो बोलते हैं सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट अच्छा कॉम्पोनेंट है ह्यूमन जजमेंट। कोई भी चीज़ ह्यूमन जजमेंट के टाइम पे कि आपको कब क्या करना है, कौन से बिजनेस में घुसना है, ये कोई भी एआई इसको रिप्लेस नहीं कर सकता है। ठीक है, तो आइडिया ये है कि देखो फेडरिक हेगल करके थे, उन्होंने एक कोट दिया था कि इंसान की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि वी लर्न फ्रॉम हिस्ट्री इतना ज़्यादा कि हम उससे कभी कुछ सीखते ही नहीं है। और वही चीज़ है बिजनेस के साथ, इतने सारे हमारे पास एग्जाम्पल्स होते हैं फेल्ड बिजनेसेस के, सक्सेसफुल बिजनेस से, बट हम उनसे सीखते ही नहीं है, हम वही मिस्टेक्स हिस्ट्री वाली रिपीट करते जाते हैं। ठीक है, अभी कुछ आर्टिकल्स हैं, मैं सिर्फ ये दिखाने के लिए है कि कैसे पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी इतनी ज़्यादा बढ़ गई है। सीरिया में अगर आप देखोगे तो आपको पता है कि यूके और फ्रांस ने अभी बॉम्बिंग करी है वहाँ पे आईसिस के बंकर्स में, क्योंकि यूएन के हिसाब से 7,000 से 8,000 आईसिस टेररिस्ट अभी भी एक्टिव हैं, तो उनको कहीं ना कहीं डिस्ट्रॉय करने के लिए वो यूएस लेड अलायंस में मतलब पार्टिसिपेट कर रहे हैं। फिर नाइजीरिया में अलग ही प्रोटेस्ट चल रहे हैं, ईरान में आपको पता है प्रोटेस्ट चल रहे हैं, वहाँ पे 16 लोगों की डेथ भी हो चुकी है। नेपाल में भी सदर्न बॉर्डर जो है रक्सौल के आसपास का एरिया, वहाँ पे एक सोशल मीडिया पोस्ट को लेकर इतना बड़ा आउटरीच हुआ कि वहाँ पे भी प्रोटेस्ट चल रहे हैं। पाकिस्तान में भी खैबर पख्तूनवा प्रोविंस में आप देखोगे पुलिसमैन की हत्या हो गई है। येमन में मैंने आपको बता ही दिया कि सऊदी और यूएई के बीच में एक प्रॉब्लम छिड़ी हुई है। तो इतनी ज़्यादा पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है कि समझ नहीं आ रहा कि वर्ल्ड एज अ होल किधर जा रहा है। ठीक है, मतलब 2026 में 2025 लोग बोल रहे थे कि मंगल का साल है तो बहुत ज़्यादा हैवी रहने वाला है, पर 2026 की भी शुरुआत कोई अच्छी नहीं हुई है, स्टार्टिंग फ्रॉम वेनेजुएला। और फिर अब नेक्स्ट आर्टिकल है आईपीओस के ऊपर। तो अपन ने कल भी पढ़ा था कि कैसे जितने भी आईपीओस आ रहे हैं मोस्टली उसमें से 67% के आसपास या 56% के आसपास अगर हम बोलें तो एफपीओस थे। तो इस साल भी 2026 में भी करीबन 2.5 लाख करोड़ के आईपीओस आएंगे। 1.5 लाख करोड़ के आसपास की परमिशन मिल चुकी है सेबी से और बाकी पाइपलाइन में है। ठीक है, तो ये जो 2.5 लाख करोड़ के आईपीओस हैं, जैसे आप इस साल देखोगे तो 103 कंपनीज के आसपास के आईपीओस आए थे। इस साल कुछ 200 प्लस कंपनीज है जो आईपीओस टारगेट करेंगी। इसमें रिलायंस का जियो वाला भी आएगा। इसमें आप देखोगे बहुत सारी कंपनीज हैं, फ़ोन पे हो जाएगा और 3-4 बहुत इंपॉर्टेंट नाम थे यहाँ पे। फ़ोन पे है, कहाँ गया, एनएससी है, फ्लिपकार्ट है, ओयो रूम्स है, ये सब आईपीओ लेके आने वाले हैं। ठीक है, तो मार्केट काफ़ी मतलब आप देखने को मिलेगा। शेयर मार्केट फिर से उछाल पे आ रहा है, बहुत सारे नए रिटेल कंज्यूमर्स हैं वो जा रहे हैं। पर यहाँ पे कंसर्न हमें देखने को जो मिल रही है आईपीओ के साथ वो ये है कि आईपीओस तो बढ़ रहे हैं, लेकिन आईपीओस में जो एवरेज लिस्टिंग गेन होता है ना, कि जिस दिन आईपीओ लिस्ट होगा उस दिन आपको कितना प्रॉफिट होगा, वो पहले 20-30% था जो घट के 10% रह गया है। प्लस जो एवरेज लोग आईपीओ में अप्लाई करते थे, नंबर ऑफ एप्लीकेशंस, वो आप देखोगे कम हो गई हैं। प्लस इसके साथ अगर आप देखोगे आईपीओ में जो वैल्यूएशंस होते थे वो इतने ज़्यादा हाई होने लग गए कि लोगों को लगा ये वैल्यूएशंस हाई होने के लायक ही नहीं है, तो वो एक नेगेटिव कॉन्फिडेंस आपको लोगों में देखने को मिल रहा है। प्लस आप देखोगे कि मतलब आईपीओ से अगर मैं बोलूँ कि कितना आईपीओज है जो ओवर सब्सक्राइब हुए, तो पहले 70% थे तो 60% ही रह गए। ठीक है, प्लस आप देखोगे कि टर्नओवर की अगर मैं बात करूँ तो कितने आईपीओज अच्छा टर्नओवर दिया, तो वो परसेंटेज भी कम हो गया है। तो आईपीओज तो बढ़ रहे हैं, लेकिन अगर मैं अर्निंग्स पर आईपीओज देखूंगी तो वो ज़्यादा अच्छी नहीं जा रही हैं। तो मैंने आपको क्या बोला था, आज का जो न्यूज़पेपर है बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, क्योंकि आपने देखा इसमें मल्टी वेरीड आपको यहाँ पे चीज़ें या आर्टिकल्स देखने को मिले हैं। तो आज का न्यूज़पेपर एनालिसिस यहीं ख़त्म होता है। डोंट वरी, हम लोग सारे न्यूज़पेपर्स कवर करेंगे। 6th का ज़्यादा न्यूज़पेपर्स है नहीं, तो देखते हैं उसको 7th के साथ क्लब कर देंगे और फिर से मिलेंगे। पसंद आ रहा है तो ज़रूर फीडबैक दीजिएगा, क्वेश्चंस का आंसर दीजिएगा एंड धन्यवाद।